Very good morning, rather evening, everybody. चलिए, good evening, Pallavi Kumari and Deepak Verma. So, our next topic is Indian polity for BPSC and UPPC's exam. बहुत बेसिक लेवल पर आपके यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, तो यहाँ पर कंसेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिटी को मैं दोनों एंगल से जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो तो डिस्कस करेंगे ही, साथ साथ जो पॉलिटी के कंसेप्ट्स हैं वो यदि बन जाएंगे तो आपके सभी एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। तो हम लोग शुरू कर दें इंडियन पॉलिटी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी, चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझ लें, सर्टेन टर्म्स एंड फ्रेजेस जिनको समझना ज़रूरी है यदि हम पॉलिटी को समझना चाहते हैं। पहले इन फ्रेजेस को समझ लें, इन टर्म्स का मीनिंग समझ लें, क्या इनका मीनिंग होता है। सबसे पहले एक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच वी शुड नो इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। क्या होता है संविधान, क्यों होता है संविधान, क्या होता है, क्या होता है संविधान। संविधान इज द बेसिक लॉ, फंडामेंटल लॉ। क्या होता है संविधान, संविधान एक बेसिक लॉ होता है, फंडामेंटल लॉ होता है। किस चीज के लिए होता है लॉ, हम ये जानते हैं कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, किसी सिस्टम को चलाना है तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे, अगर नियम नहीं होंगे तो राइट्स भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, नियम नहीं होंगे तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो पाएगी, नियम नहीं होंगे तो ड्यूटीज़ किसे किसे करनी है वो नहीं हो पाएगा। तो अधिकारों को बताने के लिए और जिनको वो अधिकार देने हैं उनकी रक्षा करनी है, मतलब ड्यूटीज़ के लिए, इन दोनों को देने के लिए एक बेसिक लॉ डॉक्यूमेंट बनाया जाता है थ्रू सर्टेन रूल्स, कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक लॉ होता है। मैं इसे बार बार बेसिक लॉ, फंडामेंटल लॉ क्यों कह रहा हूं, इसके एक मीनिंग है, अभी बताता हूं। संविधान इज द बेसिक लॉ और फंडामेंटल लॉ फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, वो जो हम रूल बुक बनाते हैं, वो जो हम नियमावली बनाते हैं, जैसे बुद्धिज्म में हमने देखा, जैनिज्म में हमने देखा, जैनिज्म में आचारंग सूत्र होती है, जो जैनिज्म के मॉन्क है उनके लिए नियमावली है। बुद्धिज्म में जाएं तो विनय पिटक हो जाती है। वो क्या है, अगर संघ चलना है तो संघ में बौद्ध भिक्षु कैसे काम करेंगे, नियम होने चाहिए। नियम से रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाती हैं, ड्यूटीज भी हो जाती है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, किसे करना है कैसे करना है। ऐसे ही देश के कंटेक्स्ट में जब रूल बुक की बात करते हैं तो वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट उद्देश्य होता है सुशासन, दैट इज गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस, जो देश है, जो पीपल हैं, उनके ऊपर सुशासन होनी चाहिए। और सुशासन कैसे होगा, उसके जो नियम हैं वो कहलाते हैं, वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ एंड फंडामेंटल लॉ। जब हम कहते हैं ये बेसिक लॉ फंडामेंटल लॉ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेस्ड ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर लॉज आर फ्रेम्ड। इस कॉन्स्टिट्यूशन पे आधार करके हम फर्दर लॉज बनाते हैं, जो बाकी के नियम है वो बनाते हैं। संविधान तो एक बुक है, संविधान तो एक छोटी सी बुक है, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। क्या संविधान इतना, समस्याओं का जन्म भी बार बार होता रहता है,
समय बदलने के साथ समस्याएं भी बदल जाती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारी ही समस्याओं का हल संविधान में लिखा जा सके? ऐसा करेंगे तो संविधान कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी बेसिक पॉलिसी बना लेते हैं, उस फंडामेंटल पॉलिसी बना लेते हैं, उस फंडामेंटल पॉलिसी के आधार पर जैसे जैसे समस्या या प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उनका सॉल्यूशन हम कानून बना बना के करते रहते हैं। तो बेसिकली जो और कानून बनते हैं, जो और नियम बनते हैं, उनका आधार होता है कॉन्स्टिट्यूशन। जितने और नियम बनते हैं, जैसे हमने संविधान में कह दिया कि राइट टू इक्वलिटी होनी चाहिए, ये तो हमारी बेसिक पॉलिसी हो गई, ये तो हमारा फंडामेंटल लॉ हो गया। अब इक्वलिटी देने के तरीके कैसे होंगे? इक्वलिटी देने के तरीके ये है कि हम कानून बना देंगे, पॉलिसीज बना देंगे, डिफरेंट तरीके के नियम ले आएंगे। तो मतलब संविधान पे आधारित करके हम जो और फर्दर रूल मेकिंग, लॉ मेकिंग करते रहते हैं, इसलिए कहलाता है ये फंडामेंटल लॉ। तो जितने भी कानून, जितने भी नियम, जितने भी पॉलिसी, जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी बाईलॉज जो गवर्नमेंट फर्दर बनाती रहती है समय समय पर, उसका जो सोर्स होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कहलाता है ये बेसिक लॉ। मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। Based on this fundamental law, further law making is done from time to time as per the emerging scenario. For example, पहले साइबर वर्ल्ड नहीं हुआ करता था, अब डेटा हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल, है ना। डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल वर्ल्ड ओवर हो गया है। लेकिन डेटा इतना महत्वपूर्ण होता है कि डेटा का मिसयूज भी हो सकता है, और डेटा का मिसयूज, एब्यूज होगा, हो सकता है आपकी प्राइवेसी चली जाए, हो सकता है आपके अकाउंट से पैसे चले जाएं। हर तरीके से डेटा के मिसयूज से इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो भारत सरकार क्या कर रही है? डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने वाली है। क्या कर रही है? डेटा प्रोटेक्शन बिल। जब वो पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा। तो हम डेटा प्रोटेक्शन बिल जब भी लाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, राइट टू इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो जितने हमारे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में है उनका ध्यान रखते हुए डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया जाएगा। इसलिए जो फर्दर लॉ मेकिंग होती है उसका जो सोर्स होता है वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इसको बेसिक लॉ, फंडामेंटल लॉ कहते हैं। यदि आपसे एग्जाम में कोई पूछ ले व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मेकिंग लॉज, तो आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मेकिंग लॉज। ये लॉज ऑफ द लॉज होता है, ये कानून का कानून होता है। जितने भी कानून बनेंगे वो संविधान के कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही बनेंगे। यदि कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट ने बना दिया वो संविधान के अनुसार नहीं है, ऐसे कानून को कोर्ट्स रद्द कर देंगे, कोर्ट्स रद्द कर देंगे। तो ये कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो उस देश के, उस देश में रहने वाले लोगों के, उन देश पे काम करने वाली संस्थाओं के रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन करता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई? हैव यू गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग? ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, अब एक कंसेप्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर। एक कंसेप्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब ये जो डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इट वाज गिवन बाय ए फ्रेंच थिंकर मॉन्टेस्क्यू। एक फ्रेंच थिंकर हुआ करता था मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस में एक राजा हुआ करता है जिसका नाम है लुई चौदह। लुई चौदह बहुत एब्सोल्यूट मोनार्की का सिस्टम चलाता है। वो कहता है मैं ही स्टेट हूं, मैं ही स्टेट हूं। जब वो कहता है मैं स्टेट हूं, इसका मतलब है कि वो सारी पावर्स उससे ही निकलती हैं। पावर्स तीन तरीके की होती हैं, अभी बताता हूं वो क्या होती हैं। वो कहता है मैं ही जुडिशरी हूं, मैं ही लेजिस्लेचर हूं, मैं ही एग्जीक्यूटिव हूं। अगर सारी पावर्स एक ही संस्था में कंसंट्रेट हो जाएंगी तो जवाबदेही वाला एलिमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट, अकाउंटेबिलिटी वाला एलिमेंट सबसाइड कर जाएगा या कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और जब जवाबदेही है ही नहीं तो आपने वो काम कैसे किया, सही किया, गलत किया, इसकी कोई आंसरेबिलिटी नहीं हो जाएगी। इसका मतलब मनमानी हो सकती है। तो राजा कहता था, लुई चौदह फ्रांस का राजा, मैं ही स्टेट हूं। इस कंटेक्स्ट में जब एब्सोल्यूट मोनार्की चली आ रही थी, वहां पर राजशाही सिस्टम चला आ रहा था, ऐसे में फिर मॉन्टेस्क्यू जो फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, उसने अपना एक कंसेप्ट बनाया, उसे कहता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। किसने दिया? एक फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेवलप्ड अ concept called separation of powers when in the France absolute monarchy had usurped all the powers. All the powers were concentrated into the king. एक व्यक्ति विशेष, एक संस्था में सारी पावर्स आ गई थी। उसमें उसने बोला कि देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम।
एक पॉलिटिकल सिस्टम के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशरी। उसने कहा एक पॉलिटिकल सिस्टम के 3 ऑर्गन्स हुआ करते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका एंड न्यायपालिका। उसने कहा 3 ऑर्गन्स हुआ करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका एडमिनिस्टर्स और अप्लाइज लॉज। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट बन रहे हैं आपके। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कानून को अप्लाई करता है। कानून को अप्लाई करता है, क्यों अप्लाई करता है? ताकि सुशासन हो जाए, ताकि गुड गवर्नेंस हो जाए। तो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्टर्स और अप्लाइज द लॉज, जो कानून वगैरह होते हैं उनको अप्लाई करता है ताकि हो जाए गुड गवर्नेंस। ये होता है एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारत सरकार है, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है। जो राज्य सरकार है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव है। इसलिए जो सरकार वाला पक्ष होता है, तो सरकार वाला एलिमेंट होता है, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ये क्या करता है? ये एग्जीक्यूट करता है, क्रियान्वित करता है। क्या क्रियान्वित करता है? कानून के जरिए सुशासन क्रियान्वित करता है। मतलब एग्जीक्यूटिव अप्लाइज लॉज सो दैट देयर इज अ गुड गवर्नेंस। तो ये कहलाता है एग्जीक्यूटिव। जो सरकार वाला एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब ये जो लॉज है, मैंने क्या लिखा है, ये लॉ अप्लाई करता है। लॉ अप्लाई क्यों करता है? ताकि देश में सबके साथ सुशासन हो जाए, सबका वेलफेयर हो जाए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सबका वेलफेयर हो जाए। अब लेजिस्लेचर, ये जो लॉज है, ये बनाता कौन है? ये बनाता है, इट फ्रेम्स लॉज। ये लॉज बनाता है लेजिस्लेचर। ये जो विधान पालिका होती है, ये जो विधान पालिका होती है, ये कानून बनाती है। ये जो कानून बनाती है विधान पालिका, उनको ही क्रियान्वित करके, एग्जीक्यूट करके सरकारें देश को चलाती हैं, सिस्टम को रन करती हैं। तो जो कानून बनाने वाली बॉडी है, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। मैं ये मानते हुए आपको बता रहा हूं कि ये बहुत छोटी छोटी बातें आपको पता है तो रिवाइज हो जाएंगी, नहीं पता है तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मान लीजिए डेटा प्रोटेक्शन बिल बना दिया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट पास कर दिया गया। संविधान में बोला गया आर्टिकल 21 कैपिटल ए में कि बच्चों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। जो बच्चे, एक 14 साल तक के बच्चे हैं, 6 से 14 साल तक के, उनके लिए प्राथमिक शिक्षा एक फंडामेंटल राइट के नाते देनी चाहिए। अब संविधान ने तो बस बेसिक एलिमेंट बता दिया कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अब ये जो शिक्षा मिलनी चाहिए, इसका हाउ कहां से आएगा, ये कैसे दी जाएगी, किस पे जिम्मेदारी है, क्या क्या इसके नियम होंगे, उसके लिए पार्लियामेंट ने बना दिया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। 2009 में आरटी एक्ट पास कर दिया, कानून पास कर दिया। अब उस कानून के जरिए जिन जिन लोगों पे जिम्मेदारी डाली गई है, वो उस कानून को एग्जीक्यूट करके बच्चों को शिक्षा पहुंचाते हैं। तो पार्लियामेंट ने तो आरटीई बना दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना दिया। अब उसको सरकारें एग्जीक्यूट करती हैं। सरकारों के अंडर में जो और बॉडीज होती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो या स्कूल मैनेजमेंट बॉडीज हो या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जो सरकारी स्कूल चलाती हैं, ये क्या हो गए? ये एग्जीक्यूटिव के छोटे छोटे पार्ट हैं। ये सरकार के नाम पर उन राइट टू एजुकेशन एक्ट को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो ये लॉ बनाने वाली संस्था है, ये कहलाती है लेजिस्लेचर। तो ये लॉ बनाती है, जितने भी कानून बनते हैं ये लेजिस्लेचर बनाती है। पार्लियामेंट इज सेंट्रल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ये पूरे देश के कानून बनाती है। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसमें विधानसभा या विधान परिषद भी, मैं विधानसभा, विधान परिषद, पार्लियामेंट आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, वो बनाती है वो कानून जो राज्य के अंदर चलते हैं। वो पूरे भारत में नहीं चलते, वो राज्य के अंदर चलते हैं। तो लॉज बनाने वाली बॉडी कहलाती है लेजिस्लेचर। अब ये भी हो सकता है कि हमने सारे नियम बना दिए, सब कुछ समझा दिया, आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका अधिकार ये है, आपका अधिकार ये है, ये ऐसे होगा, फिर भी गवर्नेंस इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है, इतने परमुटेशंस कॉम्बिनेशन बनते हैं कि सही सही सुशासन हो ही नहीं पाता। गुड गवर्नेंस तो कभी एग्जिस्ट करे ऐसा हो नहीं सकता। गुड गवर्नेंस की तरफ जाने की कोशिश की जाती है। जैसे कभी आइडियल सिचुएशन नहीं बन सकती है, ऐसी गुड गवर्नेंस एक आइडियल है, राम राज्य एक आइडियल है, उस पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसलिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती रहती है। कहीं सरकारी ऑफिसर ने या गवर्नमेंट ने कानून का पालन
किया ही नहीं, कहीं किया तो ठीक से नहीं किया। इसका मतलब डिस्प्यूट्स अराइज हो सकती हैं। डिस्प्यूट्स अराइज मेरे आपके बीच में भी हो सकती हैं, या मेरी और सरकार के बीच में भी हो सकती हैं। तो जो डिस्प्यूट्स अराइज हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि कानून और नियमों का जो पालन है उसमें कहीं डाइल्यूशन हो रहा है, कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ऐसी स्थिति को टैकल करने के लिए हमारे पास होती है बॉडी कॉल्ड विद न्यायपालिका, दैट इज जुडिशरी। इट सेटल्स डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स किसी के बीच में भी हो सकती है, हमारे आपके बीच में भी हो सकती है, दो सरकारों के बीच में भी हो सकती है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में भी हो सकती है, और राज्य और राज्य सरकार के बीच में भी हो सकती है। इन सबको सेटल करने के लिए होती है बॉडी कॉल्ड जुडिशरी। एंड जुडिशरी ऑल्सो सेटल्स द केसेस विद द हेल्प ऑफ लॉज। जुडिशरी भी कैसे केस सेटल करती है? कानून की मदद से करती है। इसको भी क्या चाहिए? इसको भी कानून चाहिए। इसका मतलब है चाहे सरकारें हों, या लॉ बनाने वाले हों, या न्यायपालिका हो, ये सब के सब किसके अंतर्गत काम करते हैं? ये सब के सब कानून के अंतर्गत काम करते हैं। ये सब कानून के अंतर्गत काम करते हैं। और कानून किसके अंतर्गत काम करता है? कानून काम करता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कहलाता है ये देश का सुप्रीम लॉ। इसलिए कहलाता है देश का सुप्रीम लॉ। तो इसलिए कहलाता है ये फंडामेंटल लॉ और बेसिक लॉ। इतनी बात समझ में आ गई? एवरी ऑर्गन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, हाईएस्ट ऑर्गन्स आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव के अंदर फिर सरकारी बॉडीज आ जाती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज आ जाती हैं, बहुत सारे कमीशन आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। वो सब क्या है? सरकार के छोटे छोटे अंग हैं। ये सरकार के मैंडेट को अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन सबको, ये सब के सब काम करते हैं अंडर लॉज, एंड लॉ वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कहते हैं द सोर्स ऑफ मेकिंग लॉ इज द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरीबडी हैज टू वर्क अंडर द लॉ। अब इसने क्या कह दिया मॉन्टेस्क्यू ने? इसने कहा देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या हो गया? इसका उल्टा क्या हुआ? इट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पावर। पावर का कंसंट्रेशन एक ही व्यक्ति, एक संस्था में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जो पार्लियामेंट है, जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वही कहें कि हम सरकार हैं, वही कहें कि हम जुडिशरी हैं, वही कहें कि हम लेजिस्लेचर हैं। इसका मतलब एक ही संस्था के पास सारे अधिकार हैं। इसका मतलब वो जैसे चाहेगी वैसे कर लेगी। इसलिए उसने कहा कि डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट बॉडीज के पास होने चाहिए। अगर कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा तो पावर का मिसयूज या अब्यूज हो सकता है। इसलिए होनी चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो मेरी समझ में ये आया इससे कि मॉन्टेस्क्यू ये कहना चाह रहा है कि जो फंक्शंस हैं, जो तीन फंक्शंस हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, ये अलग अलग संस्थाओं के पास होने चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव गड़बड़ करता है, अगर सरकार गड़बड़ करती है, तो उसके खिलाफ लेजिस्लेचर बैठा हुआ है। अगर प्रधानमंत्री गड़बड़ करते हैं, या उनकी संसद, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गड़बड़ करती है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में आ सकता है। या जुडिशरी गड़बड़ करती है, कोई जजेस वगैरह ठीक से काम नहीं करते हैं, तो पार्लियामेंट उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन ला सकता है। अगर कुछ ऐसा लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाता है जो कानून के हिसाब से नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है, तो जुडिशरी बोलेगा हम कर देंगे जुडिशियल रिव्यू और आपके कानून को खत्म कर देंगे, क्योंकि आप कानून संविधान के हिसाब से नहीं बना रहे। ये तीनों एक दूसरे पे नजर रखते हैं। ये तीनों एक दूसरे पे नजर रखते हैं अंडर द कंटेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये एक दूसरे पे नजर रखते हैं ताकि कोई भी पावर का कंसंट्रेशन ना कर ले, ताकि वो पावर का मिसयूज ना करने लगे। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। मेरी बात समझ में आ गई? ये किसने दी थी? मॉन्टेस्क्यू ने दी थी। सेपरेशन ऑफ पावर्स का अगर आपसे कभी कोई पूछे, आपके पीसीएस पे तो नहीं आएगा, फिर भी कोई पूछे आपसे व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो आप बोलेंगे इट स्टॉप्स, इट प्रिवेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ऑर्गन। और कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक ऑर्गन में होगी तो पावर का मिसयूज हो जाएगा, और जब मिसयूज होता है पावर का तो लोगों के अधिकारों का हनन होने लगता है। जब लोगों के अधिकारों का हनन होता है तो सुशासन नहीं होता। जब सुशासन नहीं होता है तो लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाएगा, और लोगों का वेलफेयर नहीं होगा तो संविधान होने का कोई मतलब है नहीं। संविधान का जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि जो भी लोग संविधान के अंदर हुआ करते हैं उनका वेलफेयर होना चाहिए। ये उद्देश्य होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? अगर ये समझ में आ गई तो मुझे बताइए कमेंट करके। पल्लवी एंड दीपक वर्मा,
अगर ये बात समझ में आई है तो मुझे बताइए, हैव यू गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग? छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आपको आते भी होंगे और आप इन्हें समझ लें। चलिए ठीक, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ पावर। अब आते हैं, इस जैसा एक और फ्रेज होता है जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। एक फ्रेज और आ जाएगा जो आपको बार बार सुनना पड़ेगा, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। चलिए ठीक है, गुड, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अब ये क्या है? ये कहता है जो सब्जेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस होते हैं उनको बांट दो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। अब क्या कह रहे हैं ये? अब ये कह रहे हैं कि संविधान में इस देश में बहुत सारे काम होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये सारे काम सेंटर ही करे ऐसा नहीं है, सारे काम राज्य सरकारें करें ऐसा भी नहीं है। तो क्या करते हैं, वो सारे काम, वो सारे मुद्दे, वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, आइटम्स ऑफ गवर्नेंस जो पैन इंडिया एप्लीकेशन के होते हैं, जिसमें पूरे भारत का लॉजिक फिट होता है, उनको रख देते हैं यूनियन लिस्ट में। जैसे डिफेंस है, बाद में मैं आपको लिस्ट पूरी इंपॉर्टेंट मुद्दे बताऊंगा। जैसे डिफेंस है, अब ये तो नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश अपना डिफेंस खुद कर ले और राजस्थान अपना डिफेंस खुद कर ले, डिफेंस तो पूरे भारत का होगा। अब डिफेंस का लॉजिक जो है वो पूरी ऑल इंडिया एप्लीकेशन का है, तो डिफेंस राज्य सरकार के पास नहीं हो सकता। फॉरेन अफेयर्स है, अब ये नहीं हम कह सकते कि राज्य सरकारें हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद चला ले, वो नहीं हो सकता, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होगी। तो जितने भी मुद्दे जो लॉजिकली पूरे भारत के लिए एप्लीकेबल हैं वो जाते हैं यूनियन लिस्ट में, वो जाते हैं यूनियन लिस्ट में। और यूनियन लिस्ट पे काम करने वाली कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर काम करती है यूनियन गवर्नमेंट और लॉ बनाती है पार्लियामेंट। जितने भी मुद्दे यूनियन लिस्ट में हैं उस पे एग्जीक्यूटिव होती है यूनियन गवर्नमेंट और लॉ बनाती है पार्लियामेंट, कानून बनाती है पार्लियामेंट। ठीक है, जितने मुद्दे हमें लगते हैं कि ये राज्य के भीतर अलग अलग हो सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट इसलिए है कि एग्रीकल्चर कंडीशन सभी राज्यों में अलग अलग है। जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहां के हालात अलग, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी पार्ट है जैसलमेर, वहां के हालात अलग, और जो गंगा यमुना रीजन है उसके हालात अलग। क्योंकि ये भिन्न भिन्न कंडीशन है, इनमें यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाना ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं, एग्रीकल्चर को स्टेट सब्जेक्ट बना देते हैं। बहुत से राज्यों के पास नदियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत से राज्यों में नदियां है ही नहीं, पानी की कमी है, इरिगेशन को स्टेट सब्जेक्ट बना देते हैं। लैंड रेवेन्यू अलग अलग हो सकता है, स्टेट सब्जेक्ट बना देते हैं। इस तरीके से वो मुद्दे जो लोकल एप्लीकेशन में अच्छी तरह गवर्न हो जाएंगे, जिनकी लोकल एप्लीकेशन वेरी कर सकती है बिकॉज ऑफ अदर कंडीशंस, उनको रख देते हैं स्टेट लिस्ट पर। जो मुद्दे स्टेट लिस्ट पर रखे जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करती है स्टेट गवर्नमेंट, उनको एग्जीक्यूट करती है स्टेट गवर्नमेंट और उनके लॉ बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। अब हो सकता है वाटर टैक्स राजस्थान में अलग हो, उत्तर प्रदेश में अलग हो, मध्य प्रदेश में अलग हो, वाटर इज द स्टेट सब्जेक्ट। लैंड रेवेन्यू हो सकता है किसी राज्य में कुछ हो, किसी राज्य में कुछ हो। तो जितने मुद्दे लोकल एप्लीकेशन के होते हैं वो राज्य को दिए जाते हैं, राज्य सरकार उनको चलाती है और राज्य सरकार ही उनके कानून बनाती है। अगर एग्रीकल्चर का कोई कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने, विधानसभा ने बनाया है, तो वो उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज में ही एप्लीकेबल होगा, वो राजस्थान में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो ये होता है स्टेट लिस्ट, कुछ मुद्दे स्टेट लिस्ट के पास होते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नेंस के मुद्दे इतने ज्यादा ओवरलैपिंग होते हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कॉमन एप्लीकेशन के लिए होने चाहिए, उस पर सेंटर भी काम करे, उस पर राज्य भी काम करे। ऐसे मुद्दों को रखा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में, वो रखे जाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पे। उस पर दोनों काम कर सकते हैं, उस पर दोनों काम कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है, पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है।
यूजुअली जो कॉन्करेंट के मुद्दे होते हैं इन प्रैक्टिस जो कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दे होते हैं, जैसे एजुकेशन है, मान लीजिए पॉपुलेशन कंट्रोल है, फैमिली प्लानिंग है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वगैरह है, ये क्या है, ये कॉन्करेंट मुद्दे हैं। अब इन पे राज्य सरकार भी काम कर सकती है, सेंटर भी काम कर सकता है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कोई लॉ बना रखा है पॉपुलेशन कंट्रोल पे, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन राज्य सरकार के पास भी अधिकार है पॉपुलेशन कंट्रोल पे लॉ बनाने का। मान लीजिए किसी राज्य ने अपनी विधानसभा में पॉपुलेशन कंट्रोल पे एक नया कानून पास कर दिया और राज्य का कानून पार्लियामेंट के कानून से टकराने लगा। अगर राज्य का कानून पार्लियामेंट के कानून से टकराता नहीं है तो दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन राज्य का कानून पार्लियामेंट के कानून से टकराएगा तो फिर पार्लियामेंट्री कानून राज्य के कानून के ऊपर काम करेगा, राज्य का कानून नीचे हो जाएगा, पार्लियामेंट्री कानून प्रिवेल करेगा। जब तक इन दोनों कानून, ये सिर्फ इनके मुद्दों पर होता है, कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पर अगर राज्य का कानून सेंट्रल कानून कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पर टकरा नहीं रहे हैं तो दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। टकरा रहे हैं तो ऐसे में फिर पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ ऑन द मैटर्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। यहां दोनों को काम करने का अधिकार है। तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या समझ में आया मेरे? सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि मैंने फंक्शंस डिफाइन कर दिए। आपका काम कानून बनाना है, आपका काम एडजुडिकेशन है, न्याय देना है, आपका काम क्रियान्वयन है, एग्जीक्यूशन है, लॉज, ठीक है। यहां पर सेंटर, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सेंटर के ये अधिकार है, स्टेट के ये अधिकार है, इन मुद्दों पर दोनों कर सकते हैं। वो क्या है? वो फंक्शनल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। आपका काम ये, आपका काम ये, आपका काम ये दोनों फ्रेजेस लगते देखने में ऐसे हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, वो होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? ठीक, ये तीसरी टर्म हो गई। अब अगली टर्म लेते हैं। एक हम टर्म बार बार इस्तेमाल करेंगे, पार्लियामेंट, और हम इस्तेमाल करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट किसी भी पॉलिटी के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पार्लियामेंट हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जितने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें मैं आपको समझा दूं पार्लियामेंट के बारे में। क्या होता है पार्लियामेंट? शॉर्ट में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, ठीक है। एक होते हैं राष्ट्रपति, ठीक। इनमें हुआ करते हैं मेंबर्स, ये जो मेंबर्स हैं ये इलेक्ट होके जाते हैं, इनका चुनाव होता है। अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि चुनाव कैसे होगा, आप ये मान के चलिए इनका चुनाव हो रहा है, ठीक है। ये मेंबर्स हैं, चुनाव कैसे होना है, कौन करेगा, छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोकसभा के इलेक्शन 2024 में होंगे और मैं अपने क्षेत्र का लोकसभा मेंबर चुनूंगा, ठीक है। राज्यसभा के चुनाव थोड़ा डिफरेंट तरीके से होते हैं। वेदर इट इज राज्यसभा और लोकसभा, जो एमपीज है वो चुन के आते हैं, चुनने का तरीका अलग है, ठीक है। ये एमपीज हो गए, ये राज्यसभा का एमपी है, लोकसभा का एमपी है। कोई मुझसे कह दे कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, तो मैं उससे पूछूंगा आप किस हाउस के मेंबर हैं, तो बोलेंगे मैं राज्यसभा का एमपी हूं, मैं लोकसभा का एमपी हूं। तो पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। ये कहलाते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। और पार्लियामेंट का एक पार्ट होते हैं राष्ट्रपति, ठीक। अब पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट का काम है, मेजर काम है लॉ मेकिंग। अब लॉ मेकिंग कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, कैबिनेट, ये जो भारत की मेन सरकार है इसे कहते हैं यूनियन कैबिनेट। भारत सरकार की जो सबसे कोर बॉडी होती है उसे कहते हैं कैबिनेट, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। कैबिनेट ने कोई पॉलिसी बनाई, कैबिनेट ये पॉलिसी बना रही है कि कैसे हम डेटा प्रोटेक्शन का कानून लाएं। तो कैबिनेट ने कहा ओके, आप डेटा प्रोटेक्शन पे कानून बनाना शुरू कर दिए, पॉलिसी ओके हो गई, आ जाती है ये पार्लियामेंट में, ये आ गई पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इसका नाम पड़ जाता है बिल। पार्लियामेंट में इसका नाम पड़ गया बिल। अब ये बिल आ गया, बिल राज्यसभा से पास हो गया, बिल लोकसभा से पास हो गया। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास।
लोकसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने कहा ओके, जो भारत की सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसको हम डिस्कशन डिबेट करके ओके करते हैं। राज्यसभा ने भी कह दिया हम ओके करते हैं। दोनों हाउसेज ने बिल ओके कर दिया। अब ये दोनों हाउसेज से पास होने के बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देंगे। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कहते हैं एसेंट देना। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देंगे। जब राष्ट्रपति ने अपनी एसेंट दे दी तो बिल बन जाता है एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है? अब इस पे एक्ट करना शुरू कर दीजिए, इस पे आप लागू कर दीजिए, इसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हैं। जब तक कोई इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी बिल के फॉर्म में है तब तक वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, उस पर काम नहीं कर सकते। जब तक वो एक्ट नहीं बनेगी तब तक उस पर सरकारें एक्ट अपॉन नहीं कर सकती। तो पार्लियामेंट का मेजर काम होता है लॉ बनाना, और जो एमपीज होते हैं ये बेसिकली लॉ मेकर्स होते हैं। ये हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं। किन मुद्दों पर बनाते हैं? उन मुद्दों पर जो यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये होता है पार्लियामेंट, इनके मेंबर कहलाते हैं एमपीज। अब ऐसे ही इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बेसिक बात है, ये बहुत बेसिक बात है, फिर भी कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? दीपक वर्मा एंड कृष्णा एंड अंतिमा एंड अदर पीपल, कुणाल वगैरह, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं? ठीक है, गॉट, यू गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग। यही बॉडी जब स्टेट लेवल पे आती है तो कहलाती है स्टेट लेजिस्लेचर। यहां क्या होता है? यहां भी एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ये होती है विधान परिषद, और ये होते हैं गवर्नर, ये होते हैं गवर्नर। ठीक, ये भी क्या करती है? ये राज्य के मुद्दों पर लॉ मेकिंग करती है, स्टेट लेजिस्लेचर। विधानसभा, विधायक, ये विधायिका के जो काउंसिल होती है उसके मेंबर होते हैं। ये हर राज्य में नहीं होती, ये हर राज्य में नहीं होती। कई राज्यों में 2 हाउसेज होते हैं, कई राज्य में 1 हाउस है। क्यों 2 है, क्यों 1 है, हम जब स्टेट पढ़ेंगे तब देख लेंगे। मान लीजिए 2 हाउस हैं, कोई भी पॉलिसी बनाई तो बिल आ गया, इन लोगों ने पास कर दिया मेंबर्स ने, ये मेंबर कहलाते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्होंने पास कर दिया तो भेज दिया इनके पास, ये क्या है? ये है एमएलसी, ये एमएलसी है। इन दोनों ने पास कर दिया तो जाएगा ये, इन्होंने दिया इनको, इन्होंने दिया यहां पर गवर्नर के पास, गवर्नर ने इसे साइन कर दिया तो ये बन गया एक्ट, ये बन गया स्टेट का कानून। तो ये राज्य का कानून बन जाता है। जो काम पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे करती है वही काम स्टेट में करती है स्टेट लेजिस्लेचर। ज्यादातर राज्यों में एक ही हाउस होता है, तो जो विधानसभा होती है वही इंपॉर्टेंट हो जाया करती है, वहीं पे कानून बन जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो एमएलए, एमएलसी और एमपी क्या होते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। एमपी जो है वो सेंट्रल लॉ मेकर्स होते हैं, एमएलए, एमएलसी आर स्टेट लॉ मेकर्स। ठीक है, इन्हीं में से सरकार बन जाती है। कैसे बनती है वो हम पार्लियामेंट में देखेंगे। इतनी बात आपके समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी। सो फार क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? एमएलए, अब मैं एमएलए, एमएलसी और एमपी बोलता रहूंगा तो आप समझ लेंगे सर किन की बात कर रहे हैं और क्या इनके काम हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिए छोटे छोटे, कुछ में अभी जब सैलिएंट फीचर्स बताऊंगा तब समझ में आ जाएंगे। अब आते हैं कि ये संविधान बना कैसे, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हुआ क्या है? अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे हैं और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक ये लॉज आते रहे भारत में। कहां से आते रहे? इंग्लैंड से आते रहे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब से शासन करना शुरू किया था और इंग्लैंड का जो शासन भारत पे था, तब जो भारत के कानून, मेजर कानून आते थे, मतलब ऐसे समझ लीजिए
भारत का संविधान कहाँ से आता था? इंग्लैंड से बन के आता था। तो ये सारे कानून आया करते थे। इन्हीं कानूनों में आपको हल्के हल्के कुछ अधिकार दिए गए, कुछ नहीं दिए गए, हल्के हल्के एम्पावरमेंट होता जा रहा था। अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस की बात आ जाती है, ईयर आ जाता है 1946। अब अंग्रेज भी समझ गए हैं वर्ल्ड वॉर के बाद कि अब भारत को कंटेन कर पाना मुश्किल होगा, भारत को आज़ादी दे देना जरूरी है। जब ऐसा होता है तो इंग्लैंड की सरकार भेजती है भारत कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भेजती है और कहती है कि हम आपको सत्ता देने को तैयार हैं, हम आपको ट्रांसफर ऑफ पावर करने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना संविधान बना लीजिए, क्योंकि अब आप इंडिपेंडेंट नेशन होने जा रहे हैं, तो आप हो सकता है हमारे कानूनों को ना माने, अपना संविधान बना लीजिए। और हम भी बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे। 1922 से ही गांधी जी ने कहना शुरू कर दिया था कि जो स्वराज है वो भारत के लोगों की इच्छाओं से ही जागृत होगा। स्वराज विल एमिनेट फ्रॉम द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने 1922 में बोला था। आगे चल के नेहरू रिपोर्ट आई, वहां भी संविधान की बात की गई। 1934 में एम.एन. रॉय ने भी कहा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। ऐसे करके 1935 में कांग्रेस ने कहा एक संविधान सभा बननी चाहिए जिसमें चुनाव से बाकायदा मेंबर आए, भारत का संविधान बने। मतलब 1922 से लेकर 1947 तक हम डिमांड करते रहे कि हमारे कानून हम बनाएंगे, इंग्लैंड से बन के क्यों आ रहे हैं। इस पे कार्रवाई होती रही। फाइनली 1940 में, अगर आपको हिस्ट्री का लेक्चर याद हो, हमारी डिमांड तो 1922 से चल रही थी, और डिमांड का टेम्पो भी हम थोड़ा स्ट्रांग करते जा रहे थे। लेकिन 1940 में वर्ल्ड वॉर के समय पहली बार जब लिनलिथगॉ ऑफर दिया था, हमारी बात को पहले वो नहीं सुनते थे। 1940 में जब अगस्त ऑफर आया, वो पहली दफा था जब अंग्रेजों ने बोला कि हाँ, आपका संविधान आप ही लोग बनाएंगे कभी फ्यूचर में, अभी आप लोग वॉर का सपोर्ट दे दीजिए। हमने उनकी बात नहीं मानी, हमने कहा हमको अभी बनाना है, वॉर के बाद छोड़ दीजिए। फिर क्रिप्स ऑफर आया 1942 में। क्रिप्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि हाँ, आपका संविधान आप ही लोग बनाइए। मतलब हम तो डिमांड 1922 से कर रहे थे, अंग्रेजों ने 1940 से मानना शुरू किया कि यस, इट मे बी पॉसिबल दैट यू मे फ्रेम योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, रिपीटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्स ऑफर इन 1942। फाइनली चीजें चेंज होती जाती हैं और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। जब अंग्रेज ये तय कर चुके हैं कि भारत में आपको आजादी देनी है, तो उन्होंने प्लान ने बोला है कि हम आपको आजादी दे देंगे, उससे पहले आप एक संविधान सभा बनाइए। आपकी एक संविधान सभा बनाई जाएगी, आपकी संविधान सभा एक संविधान बनाएगी। जैसे ही ये संविधान रेडी होकर फाइनल हो जाएगा, देयर शैल बी डन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर, आपके साथ सत्ता ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसलिए संविधान सभा ने संविधान बनाया। संविधान सभा का एक्चुअल प्रपोजल किस में आया था? तो आप बोलेंगे कैबिनेट मिशन प्लान में आया था। संविधान सभा का जो प्रपोजल आया था, फॉर्मल प्रपोजल आया था, वो आया था कैबिनेट मिशन प्लान में। तो संविधान बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने। और संविधान सभा कैसे बनेगी, उसके क्या फीचर होंगे, वो कैसे बनेगी, ये सब किसने बताया? कैबिनेट मिशन प्लान में लिखकर आया था कि ऐसे ऐसे बनेगी आपकी संविधान सभा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय ए बॉडी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच एग्जिस्टेड इन द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। उसमें उसका प्लान आया था कि ऐसे ऐसे बनाई जाएगी संविधान सभा, ये बनाएगी संविधान। अब इसमें मेंबर्स कैसे आएंगे? तो मेंबर्स दो तरीके से आएंगे। एक तो आएंगे प्रोविंसेस से, एक आएंगे प्रिंसली स्टेट से। कुछ तो आएंगे प्रोविंसेस से, कुछ आएंगे प्रिंसली स्टेट से। मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था प्रोविंसेस क्या होते हैं और रियासतें क्या होती हैं, है ना। तो प्रोविंसेस वो यूनिट थे भारत के जिन पे अंग्रेज सीधा शासन करते थे, वो कहलाते थे प्रोविंसेस। और जहां पर राजा महाराजा निजाम नवाब रूल कर रहे हैं, वो कहलाते हैं प्रिंसली स्टेट्स। जैसे जम्मू कश्मीर, पटियाला, बड़ौदा स्टेट, राजपूताना स्टेट, ये क्या थी? ये सब रियासतें हुआ करती थी। तो चूंकि ब्रिटिश इंडिया में दो यूनिट्स हुआ करते थे, दो प्रकार के यूनिट्स थे, दैट इज प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, तो संविधान सभा में भी मेंबर दो तरीके के आएंगे। कुछ तो आएंगे मेंबर्स, कुछ मेंबर्स तो आएंगे प्रोविंसेस से, कुछ आएंगे प्रिंसली स्टेट से। जो प्रोविंसेस से आएंगे दे विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय
मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स। अभी समझाता हूं, आप लिख लीजिए। और जो यहां से आएंगे वो आएंगे नॉमिनेशन से, वो आएंगे नॉमिनेशन से। अब देखिए, जो भारत के राज्य हैं उनके मेंबर, हर 10 लाख पर एक मेंबर आएगा, हर 10 लाख पर एक मेंबर आएगा। मान लीजिए किसी राज्य की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, तो वहां से कितने आएंगे? 10 मेंबर आएंगे। ये 10 मेंबर जो आएंगे प्रोविंसेस से, ये आएंगे कैसे? इनका होगा चुनाव। चुनाव में वोट कौन करेगा? चुनाव में जनता वोट नहीं करेगी, सीधा चुनाव नहीं होगा। चुनाव में वोट कौन देंगे? चुनाव में वोट देंगे जो विधानसभाएं बनी हुई हैं। जैसे आज हम यूपी विधानसभा, एमपी विधानसभा कह देते हैं, उनके मेंबर एमएलए कहलाते हैं, तब वो कहलाती थी प्रोविंशियल काउंसिल्स। तो जो प्रोविंशियल काउंसिल्स के मेंबर हैं, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स के मेंबर हैं, मान लीजिए यूपी से 10 मेंबर आने हैं संविधान सभा में, तो जो उस समय यूपी की विधानसभा हुआ करती थी, वो बन जाएंगे वोटर फॉर दीज 10 मेंबर्स। उन दिनों यूपी में रहने वाले लोग, 18 साल के लोग, वो वोटर नहीं थे। उस समय जो एमएलए हुआ करते थे प्रोविंशियल काउंसिल्स के, वो वोटर बन जाएंगे किनके लिए? इन 10 मेंबर के लिए। तो इनके लिए चुनाव तो होगा, लेकिन चुनाव सीधा नहीं होगा, जनता से वोट कराने का काम नहीं कराया गया था, क्योंकि संविधान सभा जल्दी बननी चाहिए, हम जल्दी अपना संविधान बनाए, तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया था। तो हर राज्य की जो जितने भी प्रोविंसेस थे, हर राज्य की प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर्स ने अपने अपने राज्य के नंबर को वोट देकर अपना कोटा फिल कर दिया। इस तरीके से यहां आ जाएगा। अब जो राजा रियासत वगैरह हुआ करते हैं, इनके तो प्रोविंशियल काउंसिल होती नहीं थी, राजा ही सारे अधिकार राजा के पास है, इनके पास तो कोई विधानसभा वगैरह होती नहीं थी। इनसे कराया गया नॉमिनेशन, इनके जो मेंबर आएंगे वो नॉमिनेशन से आएंगे। मान लीजिए मैसूर रियासत से 7 मेंबर आने हैं, मैसूर रियासत से 7 मेंबर आने हैं, तो जो मैसूर का किंग है वो जिन 7 लोगों को नॉमिनेट कर देगा, वो मैसूर को रिप्रेजेंट करेंगे संविधान सभा में, फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से संविधान सभा के इलेक्शंस हो जाते हैं। जुलाई से लेकर अगस्त के महीने में 1946 में संविधान सभा के इलेक्शंस लगभग रेडी हो गए हैं, और संविधान सभा रेडी टू वर्क है, बिल्कुल तैयार है कि अब संविधान बनाना शुरू कर दें, इसलिए संविधान सभा रेडी हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एन इलेक्टेड बॉडी, आप बोलेंगे नो। नॉमिनेटेड बॉडी, बोलेंगे नो। इट वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। इट वॉज पार्टली इलेक्टेड, क्योंकि कुछ लोग चुनाव से आए थे तो पार्टली इलेक्टेड हो गई, कुछ लोग नॉमिनेशन से आए थे तो पार्टली नॉमिनेटेड हो गई। तो संविधान सभा वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड body. It was not directly elected, it was not fully elected, it was not fully nominated. तो इस तरीके से संविधान सभा बन जाती है। संविधान सभा तो संविधान बनाना बहुत जल्दी शुरू कर देती, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उस समय मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी संविधान सभा में शामिल होने के लिए। वो रेडी नहीं हो रही थी, वो कह रही थी हमारी अलग देश बनना चाहिए, हमारा अलग संविधान बनना चाहिए। उनको मनाने की कोशिश करते करते बात नहीं बनी। जब नहीं बात बनी तब बहुत वेट नहीं किया गया, और 9 दिसंबर 1946 को, आपके एग्जाम में डेट्स बहुत आती हैं, ध्यान रखेंगे, पॉलिटी में भी कुछ डेट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का फर्स्ट सेशन बिगिन होता है। ये शुरुआत कर देती है दिल्ली में। दिल्ली की जो पार्लियामेंट है, वहां पर संविधान सभा की पहली बैठक होती है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ असेंबली टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946 आफ्टर वेटिंग फॉर लॉन्ग फॉर मुस्लिम लीग मेंबर्स टू ज्वाइन इन। जब नहीं आते हैं तो वेट नहीं करते हैं और वो अपना कार्रवाई शुरू कर देते हैं। 9 दिसंबर को जो आज की पार्लियामेंट में, उसमें मिलती है संविधान सभा पहले के दिन, और पहले दिन ही संविधान सभा के एक अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब एक बात समझनी होगी, बात यह समझनी होगी कि ये जो बॉडीज होती है, जो रूल बनाती है, नियम बनाती है, डिबेट डेलिब्रेशन करती हैं, इनको चलाने के लिए कोई अध्यक्ष तो हो। कोई तो कहे आप बोलिए, अब आप चुप हो जाइए, आप बोलिए, आपका नंबर है। अगर इनको संचालन करने वाला कोई नहीं होगा तो ऐसी सभाएं काम नहीं कर सकती। ऐसे ही पार्लियामेंट में है, ऐसी राज्यसभा में, ऐसी विधानसभा में स्पीकर होना बहुत जरूरी है।
अब ये संविधान सभा के सारे मेंबर्स तो रेडी हो गए हैं, लेकिन ये संचालन कौन करेगा? ऐसे में फिर जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर हुआ करते थे, सबसे सीनियर वो हुआ करते थे, इसलिए वो बना दिए गए प्रोविजनल प्रेसिडेंट। डॉक्टर सिन्हा को पहले दिन की कार्रवाई कराते हैं, क्योंकि कोई तो चेयर पे बैठे, कोई तो संचालन कराए। तो द फर्स्ट डेज प्रोसीडिंग्स वर regulated by Dr. Sachidanand Sinha. He being the oldest member of the house, he was made the provisional president. इनको बना दिया गया कार्यकारी अध्यक्ष। आप इस सभा को आज के लिए चलाइए। अब आपके पास सबसे बड़ा काम यह है कि आप मेंबर्स के बीच में वोट कराइए और मेंबर्स से कहिए अपना एक परमानेंट अध्यक्ष चुन लें। तो पहले दिन की कार्रवाई कराते हैं डॉक्टर सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, और वो मेंबर्स को रेगुलेट करके कहते हैं आप अपना अध्यक्ष चुन लीजिए, और चुन लिए जाते हैं दिसंबर 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये असेंबली के अध्यक्ष हैं, भारत के अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं है, असेंबली के अध्यक्ष बने हैं। तो 11 दिसंबर को संविधान सभा के मेंबर राजी हो जाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद ये सिन्हा है, ये तो टेम्परेरी थे, इनका काम ही यही था कि संविधान सभा के मेंबर को संचालित करके उनमें से एक अध्यक्ष बनवा देंगे, और जब वो अध्यक्ष बन जाते हैं फिर अपने स्थान, अपनी इस कार्य से हट जाते हैं। अब जब भी ये सभा काम करेगी तो बैठेंगे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान सभा के पास मेंबर्स भी हैं और संविधान सभा के पास अपना अध्यक्ष भी है। अब ये लोग चाहें तो काम शुरू कर सकते हैं। बाई 11 दिसंबर 1946 the assembly was all completely ready to start work of the framing of the constitution। इतनी बात हो गई। अब ये संविधान जो हम बनाएंगे, हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी रिपोर्ट पेश करते हैं, उस रिपोर्ट का कोई सिनॉप्सिस, उस रिपोर्ट का कोई एक थीम तो होता है, कोई उसका उद्देश्य तो होगा। तो संविधान बनाना शुरू करने से पहले ये तो तय करें कि हम भारतीय संविधान में रखें क्या क्या, वो तो करें। इसलिए दिसंबर 13 को संविधान सभा में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जारी होता है उसका नाम था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, उद्देश्य पत्र। जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं भारतीयों के, जो भारतीय हैं वो अपने संविधान का ताना बाना इन उद्देश्यों के आसपास बुनना चाहते हैं। सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो पहला जो दस्तावेज संविधान सभा में आया था उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, विच वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, कि हमारा संविधान कुछ ऐसा होना चाहिए, मोटे मोटे तौर पर ये चीजें हैं, इनको ही दिखना है हमारे संविधान पर। अब ओआर पर बहस होने लगती है और जनवरी 1947 तक आते आते ये एडॉप्ट हो जाता है। मतलब संविधान सभा के लोग मोटे मोटे तौर पर राजी हो गए हैं कि हाँ, यही वो पहलू हैं जिन पे हमारे संविधान खड़ा होगा, यही हमारे संविधान का आधार हो सकता है। सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट डिबेटेड अपॉन फॉर ए मंथ और सो and finally accepted by the members of Constituent Assembly by January 22, 1947. The objective resolution was accepted by the members of Constituent Assembly. जनवरी 1947 आते आते ये तय हो गया था कि मुस्लिम लीग के मेंबर तो संविधान सभा में नहीं आएंगे, लेकिन जो रियासतों के मेंबर्स हैं वो आ जाए। पहले रियासत के मेंबर्स भी नहीं आ रहे थे, वो जनवरी फरवरी के आसपास आ जाते हैं और संविधान सभा अपना काम आगे बढ़ाती रहती है, मुस्लिम लीग के मेंबर्स का वेट करती भी नहीं है। हालांकि अभी बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है कि बंटवारा हो जाएगा, बट हाँ, संविधान सभा अपना काम, वो चाहती तो ओआर को एक हफ्ते में ओके कर देती, बट बहुत स्लो चल रहे थे कि शायद मुस्लिम लीग के मेंबर्स या जो रियासतों के मेंबर्स हैं वो आकर इसमें शामिल हो जाएं, वो सब नहीं हो पाता है। फाइनली जनवरी तक आते आते ये एक्सेप्ट हो जाता है। भारतीय उनके नुमाइंदे नॉमिनीज जो संविधान सभा में बैठे हैं वो उन मुद्दों पर राजी हो चुके हैं कि कैसा दिखना चाहिए हमारा संविधान। इतनी बात तय हो जाती है। ठीक, अब क्या करें? अब ऐसा करते हैं, बनाते हैं कमेटीज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स।
जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वहां लिखा हुआ है इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। भारत एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक हुआ करेगा, लोगों को जस्टिस दिया जाएगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब वो कुछ 10-15 लाइनें लिखी हुई हैं। अब जितने भी उद्देश्य हमने उस उद्देश्य पत्र में दिखाए हैं उन पे एलाबोरेशन भी तो चाहिए है। अगर हम कहें कि सबको हमें सामाजिक न्याय देना है, आर्थिक न्याय देना है, तो उसके लिए फिर वो कौन कौन से आर्टिकल्स होने चाहिए जिससे आर्थिक न्याय दिया जा सकता है। मतलब अब उन उद्देश्यों पर डिटेलिंग होनी शुरू होती है। डिटेलिंग करेगा कौन? जो संविधान सभा है उसी की जो इंटरनल कमेटीज है वो कर देंगी। इस तरीके से अब कमेटीज बनना शुरू होती हैं ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। जितने भी मुद्दे हैं, यूनियन की पावर्स क्या होंगी, एक कमेटी, प्रोविंसेस की पावर्स क्या होंगी, एक कमेटी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, एक कमेटी, लैंग्वेज क्या होगी, एक कमेटी। इस तरीके से कुछ कुछ मुद्दों पर कमेटी बनाती चली गई, कमेटी के मेंबर्स और अध्यक्ष तय होते चले गए। ये जो कमेटीज बनी है डिफरेंट मुद्दों पर, इनके मेंबर्स कहां से आएंगे? संविधान सभा के मेंबर्स ही कुछ कुछ कमेटी में बन जाते हैं। इन मुद्दों पर आप लोग काम करिए, इन मुद्दों पर आप करिए, इन मुद्दों पर आप करिए। इस तरीके से बहुत सारी कमेटीज बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं, फंडामेंटल राइट्स कमेटी के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यों का संविधान कैसा होना चाहिए, वल्लभ भाई पटेल उसके मेंबर हैं, इस अध्यक्ष हुआ करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी कमेटीज बन जाती है, उनके मेंबर अध्यक्ष तय हो जाते हैं। ये जो लिस्ट है किस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये एक छोटी सी लिस्ट है। जब आपको कंटेंट मिलेगा तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। वो सब मैं यहाँ लिखाने नहीं जा रहा हूँ, किस कमेटी का चेयरमैन कौन था, बहुत छोटी सी बात है। मोस्ट ऑफ द कमेटीज वर हेडेड बाय वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी है जवाहरलाल नेहरू का, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है जवाहरलाल नेहरू, फंडामेंटल राइट कमेटी है वल्लभ भाई पटेल। अब एक कमेटी ऐसी भी बनाई गई जो रियासतों से बात करेगी कि वो भारत में आ जाएं। जो राज्य रजवाड़े हैं उनसे बात करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। अब हम लोग ये जानते हैं कि राज्य रजवाड़ों को भारत में शामिल करने का काम वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए कि वो कमेटी विच स्टार्टेड नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स वर हेडेड बाय हुम, तो वल्लभ भाई पटेल नहीं है, जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये पूरी लिस्ट में आपको जो कंटेंट मिलेगा उसमें आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर कमेटीज बन जाती हैं। ये कमेटीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी रिपोर्ट्स दे देती हैं। जिस कमेटी को जो काम सौंपा गया उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। फंडामेंटल राइट कमेटी के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने कहा ये इसकी रिपोर्ट है। माइनॉरिटीज कमेटी के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी कमेटी ने अपनी अपनी रिपोर्ट दे दी। इस तरीके से सारी कमेटियों की रिपोर्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आ जाती है। सबने अपनी अपनी बात कह दी। मतलब जो 15 लाइनें थी उद्देश्य पत्र में, अब वो 150 लाइनों में कन्वर्ट हो गई है। ये होने चाहिए फंडामेंटल राइट, ये केंद्र का संविधान होना चाहिए, राज्य का संविधान होना चाहिए, ये होने चाहिए फंडामेंटल राइट, ये माइनॉरिटीज के अधिकार होने चाहिए, ये लैंग्वेज पे होने चाहिए। इस तरीके से सभी कमेटियों ने अपनी अपनी बातें बता दी। ये सारी रिपोर्ट्स दे दी जाती हैं B.N. Rao को। All these reports were forwarded to, given to B.N. Rao. Who was B.N. Rao? He was advisor to Constituent Assembly, not member of CA. ये याद रखना है, ये आ जाता है क्वेश्चन। B.N. राव संविधानों पे एक्सपर्ट हुआ करते थे, उनका नाम था बेनेगल राव। अब ये बेनेगल राव को भारत की संविधान सभा ने एक्सपर्ट के तौर पे कंसल्टेंट बना के हायर किया हुआ था कि संविधान बनाने के काम में आप हमारी मदद करते रहे। तो आपको याद रखना है, B.N. राव वाज एडवाइजर टू द असेंबली, ही वाज नॉट मेंबर ऑफ संविधान सभा। वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, वो एक सलाहकार थे, एडवाइजर थे, कंसल्टेंट थे, वो सलाह दे रहे थे। ये सारी रिपोर्ट्स उनको दे दी जाती है B.N. राव को। इन सब रिपोर्ट्स पे B.N. राव ने काम किया एंड B.N. राव प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट। B.N. राव ने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। सारी रिपोर्ट्स का उन्होंने निचोड़ निकाल दिया है। उन्होंने कहा आपके संविधान में मुख्य बिंदु ये होने चाहिए। सभी रिपोर्ट को कंसिडर किया गया, उन रिपोर्ट्स पे बैठ के डिस्कशन वगैरह हुआ और ये तय हो गया कि ये जो आधार हमने बताया है, इसी आधार को जब आप एक्सपेंड कर देंगे तो बन जाएगा भारत का संविधान। मतलब हम एक स्टेज और आगे बढ़े
जो कमेटीज की रिपोर्ट थी, जो वेग थी, उनको ठीक से रखा गया, उनमें से कुछ एडिशन डिलीशन किए गए, और फाइनली एक वे व्यू आ गया कि ऐसा होना चाहिए भारत का संविधान, अब इस पे ही आप और डिटेलिंग कर दीजिए। तो इस तरीके से आ जाता है आधार, ड्राफ्ट आ जाता है, और ऐसा करते करते कुछ 1947 अगस्त का समय भी आ जाता है। अभी संविधान सभा ने कुछ ही तैयार किया है, उद्देश्य पत्र और ड्राफ्ट तैयार किया है, कमेटीज की रिपोर्ट आई है, अभी संविधान का एक आर्टिकल भी लिखा नहीं गया है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन ऑफिशियली हो जाता है। संविधान सभा जिसकी स्ट्रेंथ 389 थी, संविधान सभा की जो स्ट्रेंथ थी वो 389 थी यूनाइटेड इंडिया में, वो जब पार्टीशन हो जाता है तो हो जाती है 299। जो पाकिस्तान वाले मेंबर हैं वो अलग हो जाते हैं, और भारत 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की स्ट्रेंथ 299 हो गई है। 229 मेंबर्स आएंगे प्रोविंसेस से और 70 मेंबर आएंगे रियासतों से। इस तरीके से ये छोटी हो जाती है। अब यही लोग बैठ के बनाएंगे भारत का संविधान, क्योंकि अब पार्टीशन हो चुका है। इस तरीके से अगस्त का महीना आ जाता है। अब अगस्त के महीने में हमारे पास ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब क्या किया जाए? अब ऐसा करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी बना देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी बनती है ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। जो और कमेटियां थी उनके ऊपर एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या मतलब? वो जो बी एन राव ने आधार बताया है उसको अब आप एम्पलीफाई कर दीजिए। अगर बी एन राव के ड्राफ्ट में यह लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट में इतने प्रकार के जस्टिस देने चाहिए, तो आप वो जस्टिस देने के आर्टिकल्स कौन से होंगे उनको बाकायदा ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दीजिए। इस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्लस 6 मेंबर्स, 7 लोगों की बन जाती है एक क्या ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने अपनों में से 7 मेंबर को बना दिया है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये संविधान सभा के बिहाफ पर संविधान को लिखने वाली बॉडी है। इसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विद 6 सदस्य मेंबर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, के एम मुंशी हैं, इस तरीके से बहुत सारे 6 लोग और हैं। ये सातों मिलकर 6 महीने का समय लेते हैं और बना देते हैं भारत का संविधान। अक्टूबर आते आते उस पर थोड़ी बहस वगैरह हुई है। फाइनली अक्टूबर आते आते डॉक्टर अंबेडकर वाली कमेटी जो है अपना काम शुरू कर देती है, और फरवरी 1948 तक आते आते ड्राफ्टिंग कमेटी ने बाई फरवरी 1948 ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैं लिख रहा हूं इन शब्दों की इंपॉर्टेंस है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6 महीने का समय लिया है। अक्टूबर, अगस्त के सितंबर अक्टूबर से काम करना शुरू कर देते हैं, और फरवरी 1948 तक डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान संविधान सभा को सौंप दिया है। बोले ये है आपका संविधान। उसका नाम था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 315 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स होते हैं। इसमें 315 आर्टिकल्स थे, इसमें 8 शेड्यूल्स होते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से एक कच्चा चिट्ठा तैयार हो गया है। ड्राफ्ट माने क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब है कि फाइनल होने से पहले पहली स्टेज है, ड्राफ्ट है। ये संविधान नहीं है भारत का, ड्राफ्ट है। क्योंकि इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हेंस ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान, भारत के संविधान का जनक या उसका आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, बिकॉज ही वाज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। और उन्होंने संविधान बना के दे दिया है कि ये संविधान बन गया है। आप इस पे आप डिस्कशन डिबेट करके इसे पास कर सकते हैं। कितने आर्टिकल थे? 315 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस तरीके से फ्रॉम 1948 टू नवंबर 1949 the draft constitution underwent debates, discussions and amendments.
लगभग 7,500 अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए थे। जब ये बहस की स्टेज पर आ जाता है, जब ये संविधान सभा में बहस में आ जाएगा, बट डॉक्टर अंबेडकर कमेटी ने संविधान बना के दे दिया है। आर्टिकल 1 ये कहता है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या, सब लोग अपना अपना बता रहे हैं। आर्टिकल 1 कह रहा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम यूनियन लें या फेडरेशन लें? कोई कह रहा है फेडरेशन लीजिए, कोई कह रहा है यूनियन ले लीजिए, कोई कह रहा है इंडिया रखिए, कोई कह रहा है भारत रखिए, कोई कह रहा है हिंदुस्तान रखिए। इस तरीके से एक एक आर्टिकल को लिया गया, उस पर बहस हुई, डिस्कशंस हुए और फाइनली अमेंडमेंट हुआ। जहां लगभग 7,500 अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए थे, उसमें से लगभग 2,500 अमेंडमेंट लिए गए, मतलब अडॉप्ट कर लिए गए। इस तरीके से फरवरी 1948 से लेकर नवंबर 1948 तक इसमें करीब 2,500 बदलाव हुए, मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सब्सटेंशियली चेंज कर दिया गया। और ऐसा करते करते ऑन 26 नवंबर 1949 संविधान सभा adopted the Constitution of India। संविधान सभा अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब अब संविधान सभा का नाम पड़ गया, अब सब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का नाम पड़ गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हमारा संविधान क्या हो गया, फाइनल हो गया। संविधान सभा ने भारत के लोगों के बिहाफ पर इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो 26 नवंबर को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया adopted this constitution and the name of the constitution is called the Constitution of India। हमारे देश के संविधान का नाम, संविधान में क्या लिखा हुआ है, हमारे देश के संविधान का फॉर्मल नाम क्या है? क्या इसका नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है? तो आप बोलेंगे सर इसका नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है आर्टिकल 393 में। आर्टिकल 393 में इसका नाम दिया गया है। इसका नाम पूछा जाए कौन से आर्टिकल में, तो आप बोलेंगे 393 में बोला गया है दिस मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब ये फाइनल हो गया तो इसका नाम हो गया भारत का संविधान, और ये अडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर को। इसलिए इस दिन को मनाते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि 26 नवंबर को ये अडॉप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा। इसलिए 2015 से भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 1949 में ये अडॉप्ट किया गया था। अब एक समस्या आती है, आप पूछेंगे सर ये अडॉप्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है इट वाज पार्टली एनफोर्स्ड। क्या मतलब? संविधान तो पूरा का पूरा रेडी है, लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं कि जनवरी के महीने में एक ऐसी तारीख आने वाली है जिसका बड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? आपको याद होगा जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था, लाहौर सेशन में यह तय हुआ कि आने वाली 26 जनवरी को हम पूरे भारत में मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे, और ऐसा हुआ भी था। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूरे भारत में मनाया था इंडिपेंडेंस डे, जब गांधी जी की लिखी हुई इंडिपेंडेंस प्लेज पढ़ी गई थी पूरे भारत में। उस दिन का बहुत ऐतिहासिक महत्व था, इसलिए उस दिन का वेट किया गया। कुछ ही आर्टिकल्स लागू किए गए, आधा कुछ ही संविधान लागू किया गया। तो जब एडॉप्शन वर्ड आता है, जब भी कहीं आप एडॉप्शन वर्ड पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब 26 नवंबर की बात हो रही है। और जब ये पूरा लागू हो जाएगा तो वो डेट कहलाती है 26 जनवरी 1950। इट वॉज फुल्ली एनफोर्स्ड। पूरा का पूरा संविधान भारत पे लागू हो गया 26 जनवरी 1930 को। इसको कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जब भी कोई नोट्स पढ़ेंगे, अगर वहां डेट नहीं लिखी होगी तो लिखा होगा कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट का मतलब 26 जनवरी। सिग्निफिकेंस क्या है? द होल कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्लाइड ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरा संविधान लागू हो गया। जब एडॉप्शन कहते हैं इसका मतलब है पार्टली एनफोर्स्ड, पूरा लागू नहीं हुआ है, और डेट है 26 नवंबर 1949। इस तरीके से बाई 26 नवंबर 1950 इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक एज द होल कॉन्स्टिट्यूशन वाज
applied on the territory of the Union of India. ये कहलाता है कमेंसमेंट, ये कहलाता है एडॉप्शन। इस तरीके से 389 मेंबर्स की संविधान सभा बैठती है 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 सेशंस और 165 दिन, 165 कहीं 166 लिखे रहते हैं, 11 सेशंस हुए थे, टोटल बैठे 166 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे जब संविधान सभा ने पूरा संविधान बनाकर रेडी कर दिया था। 389 मेंबर से शुरू हुई थी, 299 मेंबर्स इसमें रह गए थे फाइनली, और जिसमें से 229 राज्यों से थे और 70 मेंबर रियासतों से हुआ करते थे। फाइनली ये साइन हो जाता है 24 जनवरी 1950 को। इट वॉज साइंड, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने साइन कर दिया है, मेंबर्स ने भी साइन कर दिया है, इसलिए ये पूरा का पूरा 26 जनवरी को लागू कर दिया जाता है। 22 से 24 जनवरी में जो भारत का झंडा है, जो भारत का फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जनगण मन, और जो भारत का तिरंगा है, 22-24 तक ये भी अडॉप्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है भाई 26 नवंबर 1950। ये जो छोटे पॉइंट्स वगैरह मैं बोलता जा रहा हूँ, ये आपको फैक्ट्स के तौर पे आपके पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। अब संविधान बनके तैयार हो गया है। दिस इज द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? अब कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, नहीं पूछना चाहते तो मैं आगे चलता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत छोटी छोटी बातें। चलिए ठीक, अब देखिए, अब ये जो संविधान में आपको बता रहा हूं, ये जो बना है इसमें होता क्या क्या है। संविधान में होते हैं पार्ट्स और होते हैं शेड्यूल्स। संविधान में होते हैं पार्ट्स और होते हैं शेड्यूल्स, ठीक है। अब पार्ट्स क्या है, शेड्यूल क्या है? जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जितने भी अहम मुद्दे हैं, वो सब के सब पाए जाएंगे पार्ट में, वो सब के सब पाए जाएंगे पार्ट में। ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर मेंशन्ड इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स। जैसे यहां पर कह दिया गया कहीं कि सभी को अपने पद की शपथ लेनी होगी। पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में कह दिया गया सबको अपने अपने पद की शपथ लेनी होगी। अब शपथ लेना लिखा हुआ है खाली, लेकिन जो शपथ पढ़नी है वो कहाँ है? वो शेड्यूल 3 में है। ओथ लेने की परमिशन दी गई है आर्टिकल में, पार्ट में, और जो ओथ पढ़नी है वो कहाँ दी गई है? वो यहां दी गई है। यहां बोला गया है कि हुआ करेगी राज्यसभा, यहां बोला गया है कि हुआ करेगी राज्यसभा आर्टिकल 80 में, लेकिन राज्यसभा में जो सीटें किस राज्य की कितनी होंगी, सीट्स दी गई हैं राज्यसभा की शेड्यूल 4 में। इस तरीके से हर मुद्दे पर पार्ट तो मिलेगा आपको, इस तरीके से हर मुद्दे पर पार्ट तो मिलेगा, लेकिन पार्ट में दी गई कुछ चीजों पर जो एडिशनल नोट्स हैं, जो सप्लीमेंट्री नोट्स हैं, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, उन्हें कहते हैं शेड्यूल्स। मतलब हर मुद्दे पर पार्ट तो है, हर मुद्दे पर शेड्यूल नहीं है। मतलब जहां जहां हमको लगता है कि एक्सप्लेनेशन चाहिए है, वो हमने शेड्यूल की फॉर्म में दे दिया। जैसे आर्टिकल 245, 246 में लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट पर लॉ बनाएगी पार्लियामेंट और स्टेट पे बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर। अब यूनियन लिस्ट मेंशन है आर्टिकल में, लेकिन यूनियन लिस्ट के जो मुद्दे हैं वो कहां लिखे हैं? वो लिखे हैं शेड्यूल 7 में। तो जो मुद्दे हैं यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स वो शेड्यूल 7 में लिखे हुए हैं, और यूनियन लिस्ट पे लॉ पार्लियामेंट बनाएगी वो पार्ट में लिखा हुआ है। इसलिए ऑन द थिंग्स मेंशन्ड इन द पार्ट्स सर्टेन एडिशनल नोट्स आर मेंशन्ड इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल्स। हर मुद्दे पर पार्ट तो होता है, हर मुद्दे पर शेड्यूल नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई? अब जो पार्ट है वो किसी मुद्दे पर है, मतलब हर पार्ट का कोई ना कोई एक मुद्दा होगा। जैसे पार्ट 1 है,
पार्ट 1 ये बताएगा कि भारत क्या है, भारत का नाम क्या है, भारत में कितने राज्य हैं। पार्ट 2 है, ये बताएगा कि सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिक के नियम क्या हैं। पार्ट 3 है, ये बताएगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। इस तरीके से कुछ कुछ मुद्दों पर पार्ट बना दिए गए हैं और उनमें जहां नीड है वहां पर एक्सप्लेनेशन देने के लिए शेड्यूल में एंटर कर दिया गया, नीड नहीं है तो एक्सप्लेन नहीं किया गया। इस तरीके से हर मुद्दे पर पार्ट है, हर मुद्दे पर शेड्यूल नहीं है। अब इन्हीं पार्ट्स में हुआ करते हैं चैप्टर्स। मान लीजिए पार्ट बहुत बड़ा है, मान लीजिए पार्ट बहुत बड़ा है, पार्ट 5th है, बहुत बड़ा है। पार्ट 5th में एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है, जुडिशरी भी है। तो हो सकता है चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव हो जाए, चैप्टर 2 पार्ट 5th का चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव हो गया, चैप्टर 2 इस तरीके से पार्ट में चैप्टर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। पार्ट छोटा सा है जिसमें 5 ही 6 आर्टिकल हैं तो चैप्टर की नीड नहीं है, लेकिन पार्ट में बहुत सारे आर्टिकल हैं तो हो सकता है चैप्टर भी हो जाए। इन चैप्टर में होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल का होता है एक नंबर, आर्टिकल का होता है एक नंबर। आर्टिकल 1, आर्टिकल 21 इज पार्ट ऑफ पार्ट 3rd, पार्ट 3rd का पार्ट है आर्टिकल 21। इस तरीके से आर्टिकल हो जाएंगे। आर्टिकल बड़ा है मतलब हो सकता है आर्टिकल का ही डोमेन काफी एक्सपेंडेड हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल 1 स्मॉल a, आर्टिकल b स्मॉल c, स्मॉल d स्मॉल, इस तरीके से। तो मतलब पार्ट में हो सकते हैं चैप्टर, चैप्टर में जरूर होगा आर्टिकल, आर्टिकल एक नंबर पे भी खत्म हो सकता है, या आर्टिकल खुद बहुत बड़ा है तो आर्टिकल का क्लॉज होगा, क्लॉज 1, और क्लॉज 1 के सब क्लॉज भी हो सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस आर्टिकल का मुद्दा क्या है, या आर्टिकल पे ही खत्म हो जाएगा। इस तरीके से संविधान में होते हैं पार्ट, पार्ट में हो सकते हैं चैप्टर, चैप्टर में होने ही है आर्टिकल, आर्टिकल का एक नंबर होगा, हो सकता है उसका एक क्लॉज भी हो सकता है क्लॉज का सब क्लॉज भी हो। इस तरीके से उस मुद्दे को डिफाइन, फर्दर डिफाइन करते करते हर चीज साफ साफ लिखने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से बन जाता है पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। आर पार्ट्स एंड शेड्यूल्स क्लियर टू यू? पार्ट शेड्यूल्स का फंडामेंटल क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई शक तो नहीं? कुमारी पद्मा एंड दीपक वर्मा एंड कुमारी दीपक वर्मा एंड कृष्णा, पार्ट और शेड्यूल क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया? अब जैसे अखबार में पढ़ते हैं, लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं कि हमको पार्ट 6, हमें शेड्यूल 6 का पार्ट बनाया जाए, हमें शेड्यूल 6 की स्टेटस दिया जाए। अब शेड्यूल 6 में जो भी ट्राइबल्स होते हैं, संविधान का जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 है, वो ट्राइबल्स के लिए हुआ करता है। उधर हम देखेंगे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आर्टिकल है, उस आर्टिकल में लिखा है कि इन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो डिटेलिंग है वो शेड्यूल में की गई है। तो शेड्यूल 5 ट्राइब्स के लिए होता है संविधान का, शेड्यूल 6 होता है। शेड्यूल 6 वाले शेड्यूल ट्राइब्स थोड़ी ज्यादा एम्पावरमेंट होता है उनका, तो लद्दाख वाले कह रहे हैं हमको शेड्यूल 6 का स्टेटस दे दिया जाए। इस तरीके से डिटेल्स जो पावर्स दी गई है वो शेड्यूल्स में दी गई है। बात समझ में आ गया? तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? आपके एग्जाम्स में जितने भी आर्टिकल आते हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चन देख के बता रहा हूं आपको, वो सब के सब यहां पर आ जाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है कोई आर्टिकल याद करने का। बाय द टाइम दिस क्लास एंड्स बहुत सारे आर्टिकल आपकी मेमोरी में चले जाएंगे। आप बार बार अपने नोट्स को पढ़ेंगे, आपको आर्टिकल याद हो जाएंगे। आपको आर्टिकल याद करने में दिक्कत आएगी नहीं, रटने की जरूरत है ही नहीं। आप बस पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। क्लास एंड होने तक पॉलिटी आपकी टिप्स पे होगी, सारे आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक, चलिए। अब जब ये संविधान बना था, जब ये संविधान बना था तब इसमें हुआ करते थे 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स, ठीक। अब इसमें हो गए हैं 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स आफ्टर लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स, ठीक है। बहुत सारे संशोधन हुए हैं, उन संशोधन में कुछ पार्ट्स निकाले गए,
कुछ पार्ट्स ऐड किए गए, नेट नंबर ऑफ पार्ट्स 25 हैं। शेड्यूल 4 और ऐड किए गए, शेड्यूल हो जाते हैं 12, जिसमें एक शेड्यूल जो आजकल चर्चा में है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे महाराष्ट्र में पार्टी टूट गई है और पार्टी टूट कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रही है, तो दल बदल कानून कहाँ दिया गया है? शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इस तरीके से इसमें 12 शेड्यूल होते हैं और 25 पार्ट हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स 395 थे तब, आज भी 395 है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। जब संविधान बना था तब भी नंबर ऑफ आर्टिकल 395 थे, आज भी 395, उस समय भी 395 थे, सॉरी आज भी 395 हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे संशोधन संविधान में हो चुके हैं, फिर भी कोई नया आर्टिकल क्रिएट नहीं किया गया। देयर इज नो आर्टिकल कॉल्ड 396। जितने भी आर्टिकल ऐड होते हैं वो एग्जिस्टिंग आर्टिकल के ही संदर्भ से क्रिएट हो जाते हैं। जितने भी आर्टिकल क्रिएट होते हैं वो एग्जिस्टिंग आर्टिकल के संदर्भ से क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 ये कहता है, आर्टिकल 21 कहता है होना चाहिए राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 का उद्देश्य है राइट टू लाइफ, ठीक। अब कभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट में कह दिया राइट टू लाइफ का एक पर्पज ये भी है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, वो भी राइट टू लाइफ जैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने 90s में कह दिया राइट टू लाइफ ऑल्सो मीन्स दैट राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज इक्विवेलेंट टू राइट टू लाइफ। अगर बच्चों को सही शिक्षा सही समय पे नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली आगे चलकर वो वेल डेवलप्ड फुल्ली फंक्शनल नागरिक नहीं बन पाएंगे। तो पार्लियामेंट ने संविधान में चेंज किया और लिख दिया आर्टिकल 21 कैपिटल ए। ये क्या है? राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये तो 2 आर्टिकल हैं, ये 2 आर्टिकल हैं, अगर हम इन्हें अलग अलग काउंट करेंगे, अगर हम इन्हें अलग अलग काउंट करेंगे तो सही में 2 आर्टिकल हैं, लेकिन संविधान इनको एक ही आर्टिकल मानता है। तो इसलिए संविधान में कोई नया नंबर क्रिएट नहीं हुआ है। अगर हम अलग अलग काउंट करेंगे तो आर्टिकल 460 के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन 460 बनाने में कोई भी आर्टिकल नए नंबर से क्रिएट नहीं हुआ है। एग्जिस्टिंग आर्टिकल को ही समझकर उससे जो आर्टिकल बनाया गया है वो उसके नीचे लिख दिया गया है। याद ये रखना है कि आर्टिकल 21 कैपिटल ए इसका सब क्लॉज नहीं है, ये सेपरेट आर्टिकल है। सब क्लॉज होता तो आर्टिकल 21 क्लॉज 1 क्लॉज 2 कर देते, वो क्लॉज नहीं है। आर्टिकल 21 ए एक सेपरेट आर्टिकल है, बट उसका संदर्भ कहां से निकल रहा है? राइट टू लाइफ से निकल रहा है, ठीक है। आर्टिकल 338, 338 ए, 338 बी। आर्टिकल 338 में है एससी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। फिर सोचा क्यों ना शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, तो शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन था, उसमें से निकाल के 338 कैपिटल ए में बना दिया एसटी कमीशन, 338 कैपिटल बी में बना दिया बैकवर्ड क्लास कमीशन। इस तरीके से जो कमीशन बनाए जा रहे हैं वो 338 एसटी कमीशन, 338 बी एसटी कमीशन। मान लीजिए कल महिला आयोग बन जाए तो 338 सी हो जाएगा, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वीमेन हो जाए। इस तरीके से कमीशन का जो आर्टिकल है वो ये है, तो उसके संदर्भ में एबीसीडी करके नए नए आर्टिकल बनते जाएंगे। इस तरीके से आज की तारीख में लगभग 460 के तरह आर्टिकल जो है वो अलग से काउंट करेंगे आप। और वैसे देखा जाए तो आज 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल आज भी 395 हैं, कोई नया 396 आर्टिकल क्रिएट नहीं हुआ। वैसे संविधान में बहुत से आर्टिकल निकाले गए हैं, बहुत से डाले भी गए हैं। ये इंटरनल आर्किटेक्चर हुआ करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ अब आ जाते हैं, इतनी ये तो हो गई फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी मोटी बारीकियां। अब आ जाते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं बहुत सारे। अब संविधान के कुछ हाइलाइट्स, संविधान के कुछ सेलिएंट फीचर्स देखिए आप। सबसे पहला, इट इज द लेंथिएस्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है जितने संविधान जाने जाते हैं इस दुनिया में, जिनके बारे में जानकारी है, उनमें सबसे लंबा हुआ करता है भारत का संविधान। इट इज द लेंथिएस्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे लंबा संविधान भारत का है ये। क्यों इतना लंबा क्यों बना दिया गया? संविधान तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वो क्या है,
वो बेसिक पॉलिसी है देश की, वो क्या है, वो फंडामेंटल लॉ है, डिटेल में नहीं बनाया जाता। फिर भी हमारा संविधान तो बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि यही देश का संविधान भी है, यही राज्यों का संविधान भी है, या भाषाओं की बात भी है, या रीजन्स की बात भी है, या एससीज की बात भी है, एसटीज की बात भी है। तो चाहे राज्यों का हो या सेंटर का हो या कमीशंस का हो, यूपीएससी जैसी बॉडीज का हो, फाइनेंस कमीशन जैसी बॉडीज का हो, जितनी संस्थाएं हैं और जितने मुद्दे हैं सभी को जगह देने की कोशिश की गई है। इसलिए ये बड़ा संविधान बन जाता है। यूजुअली संविधान इतने बड़े नहीं बनाए जाते, क्योंकि भारत भिन्नताओं का देश है, इसलिए भिन्नताओं के देश में यूनिफॉर्मिटी कम होती है, इसलिए सभी के लिए सभी के मुद्दों को जगह देने की कोशिश की गई। तो ये संविधान बाय डिफॉल्ट बड़ा संविधान बन ही जाता है। इन जनरल संविधान छोटे होते हैं, इतने लंबे संविधान नहीं हुआ करते। इंडिया बीइंग ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी रिक्वायर्ड अ डिटेल्ड अप्रोच। एवरी रीजन, रिलीजन एंड पीपल एंड प्लेसेस हैव टू बी डिस्कस्ड विद, हेंस इट बिकम्स अ लेंथियर डॉक्यूमेंट। गॉट? तो ये लेंथियर डॉक्यूमेंट हुआ करता है क्योंकि ये हर चीज को एड्रेस करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब हो गया? क्यों कहते हैं कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है? क्यों कहते हैं इंडियन? अगर आपसे कोई पूछे, आप किसी को बता रहे हैं, कोई आपसे छोटा भाई पूछता है, बहन पूछती है, कोई पूछता है कि क्यों कह देते हैं कि भारतीय संविधान ऐसे है जैसे कि बोरो किया गया, कौन बताएगा इसका मीनिंग? प्लीज टेल। दीपक वर्मा बताइए, कृष्णा बताइए, कुणाल बताइए। व्हाई डू वी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों कहते हैं? क्यों कह देते हैं बोरोड है? बोरोड क्यों कह देते हैं? क्या इसलिए कहते हैं कि इसको संविधान सभा ने दिया है, भारत के लोगों ने बोरो कर लिया? या इसलिए कहते हैं कि ये अंग्रेजों ने दिया है, भारत ने बोरो कर लिया? या इसलिए कहते हैं कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने बनाया इसलिए बोरो कर लिया? इनमें से तीनों आंसर गलत हैं। इसलिए इसे बोरोड इसलिए कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारा संविधान तो बहुत बाद में बना है। बिल्कुल सही है, कुणाल ने बिल्कुल, कृष्णा ने सही बताया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारा संविधान बहुत बाद में बना है। 1775 में होती है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और 1789 तक, 87 तक, 89 तक आते आते अमेरिकन संविधान हरकत में आ जाता है, रेडी हो जाता है। वो पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था वर्ल्ड का, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले बना था। 1789 में ही होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, सक्सेसफुल हो गया था, उन्होंने भी अपना संविधान बनाया। इस तरीके से बहुत से देशों के संविधान बहुत 100 सालों से काम करते चले आ रहे थे। हम एक नए देश थे, हमारे पास ये बेनिफिट था कि हम एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें, समझें, जो फीचर हमको लगता है कि हमारे सोच के अनुसार है, हमारे जो हम बनाना चाहते हैं भारत को उसके अनुसार है, उसको हम जगह दे दें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। Since most of the provisions of this constitution have been lifted from the other existing constitution in the world, hence it can be called a borrowed constitution. For example, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लैंड रूल करता था, इसलिए इसका जो मेजर पार्ट है वो लिया गया है ब्रिटेन से, और उसका सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो इंग्लैंड से कानून आते थे उनमें सबसे आखिरी कानून, सबसे बड़ा कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यही हमारे संविधान का आधार है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज द बेसिस ऑफ प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 से वाले कानून का ये मॉडिफाइड वर्जन है, समझ लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही रिप्रोड्यूस कर दिया गया है विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। तो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिए, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से ले लिया। इस तरीके से
डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से जहां जो चीज हमको सूट की वो हमने वहां से लेके अपने संविधान में जगह दे दी, इसलिए इसे कहते हैं कि इट इज लाइक अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? तो इसलिए बोरोड कहा जाता है। अब कहां से क्या क्या लिया गया, इसकी जो पीडीएफ में आपको दूंगा उसमें लिस्ट दे देंगे। मेजर पार्ट लिया गया है इसको कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इतनी बात समझ में आ गई? हेंस कॉल्ड अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल्सो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल्सो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बोलेंगे सर संविधान तो रिटन होते ही है, इसमें क्या खास बात है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप क्यों कह रहे हैं? संविधान तो लिखित ही होता है। अब देखिए, संविधान दो प्रकार के होते हैं। बाय वन क्लासिफिकेशन संविधान दो प्रकार के हैं, रिटन और अनरिटन। रिटन क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहां पर एक सिंगल बुक होती है, सिंगल बुक होती है, बाकायदा लिखी हुई होती है। वही सिंगल बुक और नियम और कानून का सोर्स बन जाती है, वो कहलाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अनरिटन क्या है? आप बोलेंगे अनरिटन क्या वर्बल चलता है? अनरिटन वर्बल नहीं चलता। अनरिटन में कोई सिंगल बुक नहीं होती है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ लॉज। कलेक्शन ऑफ लॉज। हमारे यहां क्या है, हम सिंगल बुक संविधान को समझ के लॉज बनाते रहते हैं। हम अपने संविधान को समझकर समय समय पर लॉज बनाते रहते हैं। लेकिन जहां अनरिटन होता है वहां जो वो कानून बनते रहते हैं उसी को सबको मिला के संविधान मान लेते हैं। वो ऐसा नहीं कि सारे लॉ को एक किताब में रखा जाता है, उनको जोड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। अलग अलग वो एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं को वहां का संविधान माना जाता है। इसे कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित ये भी होता है, लेकिन ये सिंगल बुक की फॉर्म में नहीं होता। वॉट एवर लॉ इज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ दैट कंट्री बिकम्स देयर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन रिटन सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट बाकायदा लॉ फ्रेम करेगा तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखकर करेगा। दुनिया के ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हुआ करते। रिटन का मतलब है पहले एक किताब लिखी गई, पहले हमने अपना बेसिक लॉ बनाया और बेसिक लॉ को समझते हुए हम बाद में कानून बनाते चले गए। और ये जो कानून बनेंगे ये बेसिक लॉ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास एक गाइड बुक है और गाइड बुक ने हमको लिमिट्स दे रखी है। लेकिन जो अनरिटन होता है वहां पर वो पार्लियामेंट जैसा चाहे कानून बना दे। लॉ मेकिंग काम किसका होता है? पार्लियामेंट का। वहां पर जो कानून बनते रहते हैं उनको ही मिला के बना लेते हैं वहां का वो संविधान। तो इंग्लैंड में हुआ करता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सिंगल बुक एग्जिस्ट नहीं करता। इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो कानून बना दे वही उनका संविधान बन जाता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी उस कानून को संविधान से मैच करना जरूरी है। तो ये कहलाता है रिटन। मोस्ट ऑफ द जितने 99% संविधान जो भारत दुनिया में है वो रिटन होते हैं। सिर्फ इंग्लैंड वगैरह में ही, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में यहां पर होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अ कलेक्शन ऑफ लॉज। वहां के जो कानून है उन्हीं को वहां का संविधान मान लिया जाता है। वो एक सिंगल बुक के फॉर्म में नहीं हुआ है। जब रिटन होता है तो बाकायदा एक संविधान सभा बैठती है, उसे लिखती है और एक तारीख से लागू करती है। इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है। वहां जब से पार्लियामेंट बनी है जो जो पार्लियामेंट करती रहती है वही वहां का संविधान बन जाता है। अनरिटन में आपको लागू करने की डेट नहीं दिखाई देगी, लेकिन रिटन में हमेशा लागू करने की डेट दिखाई देगी। हम यहां पर संविधान सभा की बात करते हैं, इंग्लैंड में संविधान सभा की बात नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड दिस थिंग। ये बात समझ में आ गई? तो इंडिया ने वैसे तो इंग्लैंड को फॉलो किया है, लेकिन रिटन अनरिटन की फॉर्म में देखा जाए तो इंडिया ने रिटन को फॉलो किया है, क्योंकि रिटन में एम्बिग्विटी कम होती है और हमको कैसे कानून बनाने हैं उसका डायरेक्शन हमको यहां से मिल जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो इंडिया ने प्रेफर किया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी आपसे कोई पूछे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है तो आप बोलेंगे सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि संविधान सुप्रीम है। संविधान सुप्रीम है क्या मतलब? लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो पार्लियामेंट का दायरा किसने तय किया? संविधान ने तय किया। इसका मतलब पार्लियामेंट संविधान के बाहर जाके कानून नहीं बना सकती है। इसका मतलब कौन सुप्रीम हुआ? पार्लियामेंट हुआ या कॉन्स्टिट्यूशन हुआ? तो आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। इसका मतलब जब भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा संविधान सर्वोपरि होगा। लेकिन यहां क्या है, अनरिटन में क्या है, यहां पार्लियामेंट जो बना देगी वो संविधान बन जाएगा। इसका मतलब जैसा पार्लियामेंट कह देगी वही सर्वोपरि हो जाएगा। तो जब भी अनरिटन सुनने को मिले आप समझ लीजिए पार्लियामेंट सर्वोपरि है, लेकिन जब भी रिटन सुनने को मिलेगा तो आप बोलेंगे संविधान सर्वोपरि है। ठीक है। रिटन में पार्लियामेंट वर्क्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
in unwritten parliament itself is supreme because there is no constitution. बात समझ में आ गई? This is called written and unwritten. Is it clear or not? Written unwritten का फर्क समझ में आ गया बच्चों? दीपक, कुमारी पद्मा, कृष्णा एंड अदर्स गॉट? चलिए नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। अब देखिए, ये देखिए इसका मतलब क्या है। मैं बोल रहा हूं संविधान फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्यों रिजिड होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल भी है रिजिड भी, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ लीजिए, संविधान फ्लेक्सिबल का मतलब ये है, अब आप ये सोचिए 1946 में संविधान बनना शुरू हुआ, 1950 में बन के तैयार हुआ, तब सामाजिक आर्थिक हालात बिल्कुल अलग थे। आज 75 साल बाद बहुत सी सोच बदल गई हैं, सामाजिक परिवेश बदल गया है, आर्थिक दशाएं बदल गई हैं, हमारी सोच बदल गई है, हमारी समस्याएं बदल गई हैं, हमारी प्रॉब्लम्स बदल गई हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर संविधान बनाकर आपने कह दिया हमेशा यही संविधान चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हो सकता है वो 10-20 साल चल जाए, 30 साल चल जाए, 40 साल चल जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसके जो प्रोविजंस हैं वो शायद ऑब्सोलीट हो जाएं, यूजेबल ना रहें, क्योंकि समय बदल चुका है। इसलिए संविधान अपने अंदर वो शक्ति जरूर रखता है कि वो समय के साथ परिवर्तित हो सके, क्योंकि हमारे संविधान में भी डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था, दिस कॉन्स्टिट्यूशन में वर्क फॉर 50 years, but at a time will come when the provisions definitely will demanding some change. एक समय ऐसा आएगा जब समय बदल जाएगा, तो समय में बदलाव चाहिए, उस समय बदलाव चाहिए होगा। इसलिए संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 ये कहता है, मैं आर्टिकल 368 आपको अलग से पढ़ाऊंगा बाद में, अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। आर्टिकल 368 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट को लगता है कि संविधान में बदलाव होने चाहिए, तो पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकता है। आर्टिकल 368 के प्रोविजंस को फॉलो करे, कंडीशंस को फॉलो करे और संविधान को बदलता रहे। क्योंकि हमारे संविधान में एक ऐसा आर्टिकल है जो उसे संशोधन के योग्य बनाता है, इसलिए कैसा है ये? फ्लेक्सिबल है। संविधान अमेंडेबल है, फ्लेक्सिबल है, समय के साथ चेंज हो सकता है। हमारे संविधान में 105 बदलाव हो गए, आज तक 105 संशोधन हो गए। इसका मतलब समय समय पर ये चेंज होता रहता है, बदलते समय के साथ ये उन बदलते दौर को एड्रेस करता रहता है। इस नाते तो ये फ्लेक्सिबल हो गया, क्योंकि आर्टिकल 368 इसको अमेंडेबल बनाता है, संशोधन के योग्य बनाता है। लेकिन ये रिजिड भी है। अब क्या मतलब हुआ? आपने बोल दिया सर फ्लेक्सिबल है, 368 में कंडीशंस हम फॉलो कर लेंगे कि भाई 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा में हो, 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा में पास हो जाए बिल, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया, संविधान चेंज हो गया। ठीक। लेकिन रिजिड का मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है अगर हम संविधान को बहुत ही आसानी से चेंज करने की परमिशन दे देंगे, अगर हम संविधान को बहुत आसानी से चेंज करने की परमिशन दे देंगे, तो इसका मतलब पार्लियामेंट हो सकता है रोज चेंज कर दे इसे। भाई पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट में एक रूलिंग पार्टी होती है जिसके पास बहुमत होता है। हो सकता है रूलिंग पार्टी, अगर संविधान को आसानी से चेंज करने की परमिशन दे दी जाए, तो हो सकता है रूलिंग पार्टी जिसका बहुमत है लोकसभा राज्यसभा में, वो हो सकता है संविधान को अपने हिसाब से चेंज करने लगे। इसलिए संविधान को चेंज करना कठिन बनाया गया है, उस नाते ये रिजिड हो जाता है। यहां पर 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा में, 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा में चाहिए होती है, जो कि मिलना आसान नहीं होता। इसलिए चूंकि इसका अमेंडेशन का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस नाते रिजिड हो जाता है। एक तो क्या मतलब? कंडीशंस ऑफ अमेंडमेंट आर डिफिकल्ट, एक तो इस नाते रिजिड है। रिजिड का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि बदल सकता ही नहीं है, बदलना थोड़ा मुश्किल है, ताकि रोज रोज ना बदला जा सके और रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से बार बार चेंज ना कर ले, क्योंकि बदलने का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, इस नाते रिजिड है। और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया
कि संविधान का होता है एक मूलभूत ढांचा। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस है क्या मैं आपको बताऊंगा बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया संविधान का होता है मूलभूत ढांचा, फीचर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैन नेवर बी अमेंडेड। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में कहा जो आपका संविधान है इसका एक मूलभूत ढांचा है, इसका एक फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, भले ही आपके पास लोकसभा राज्यसभा में 100% मेजॉरिटी हो, रूलिंग पार्टी के 100% एमपी लोकसभा में हो, 100% एमपी राज्यसभा में हो, तब भी कुछ मुद्दे आप कभी चेंज नहीं कर सकते। तो जिन जिन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया है वो पार्लियामेंट चाहकर भी चेंज नहीं कर सकती, चाहे सारी पार्टियां एक हो जाएं तब भी चेंज नहीं हो सकता। और जो मुद्दे बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनको चेंज करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में चाहिए होगी, इस नाते रिजेक्ट भी हो जाता है। समझ में आ गया? सिंस अमेंडिंग इट इज अ बिट डिफिकल्ट, इट इज रिजेक्ट टू सम एक्सटेंट, moreover those features which are part of basic structure can never be amended even with the help of fulfilling all the conditions of article 368, hence it is rigid, इसलिए rigid भी है। समझ में आ गया? theory of basic structure makes it rigid to some extent and article 368 makes it flexible to some extent। समझ में आ गया? इसलिए आपसे पूछा जाए our constitution is more flexible or more rigid, हमारा संविधान बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा रिजिड है, आप बोलेंगे इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड। इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, इसका मतलब ये हुआ कि 105 बार चेंज हो चुका है 75 साल में, इसका मतलब ये बदलते समय को एड्रेस करता रहता है, इसलिए फ्लेक्सिबल ज्यादा दिखाई पड़ता है, रिजिड कम दिखाई पड़ता है। जब भी ये क्वेश्चन आए आप बोलेंगे, वैसे आपको स्टेटमेंट लिखा मिलेगा इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल पार्टली रिजिड, लेकिन अगर दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा है इट इज मोर फ्लेक्सिबल और मोर रिजिड, तो आप बोलेंगे इट इज मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज इट हैज बीन अमेंडेड मोर देन 100 टाइम्स इन द लास्ट 75 years, hence it seems to be more rigid, hence it is more flexible than rigid। आ गया समझ में? एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुआ करते हैं अलेक्जेंड्रोविच, एक संविधान के एक्सपर्ट होते हैं अलेक्जेंड्रोविच, उन्होंने बोला है इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल इट इज पार्टली रिजिड। एक संविधानों के एक्सपर्ट हुआ करते हैं, उनका नाम है अलेक्जेंड्रोविच, उन्होंने बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड। दीपक ने पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ऊपर होता है? ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट किसके अंतर्गत काम करेगा? कानून के अंतर्गत काम करेगा। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर किसके अंतर्गत काम करेगा? लॉ के अंतर्गत। एग्जीक्यूटिव, सरकार किसके अंतर्गत काम करेगी? लॉ के अंतर्गत। लॉ किसके अंडर में काम करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो इंडियन सिस्टम में क्या सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, संविधान सर्वोपरि है, क्योंकि ये तीनों ऑर्गन्स अपनी पावर कहां से ड्रॉ करते हैं? संविधान से करते हैं। तो हमारे सिस्टम में देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट और जुडिशरी। ये तीनों के तीनों संविधान के अंतर्गत काम करेंगे, इसलिए हमारे यहां संविधान सुप्रीम है, तीनों ऑर्गन्स में से कोई भी सुप्रीम नहीं है। दीपक, हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये तीनों बराबर हैं, इसका डोमेन अलग है, इसका डोमेन अलग है, इसका डोमेन अलग है, इन तीनों में कोई ऊपर नहीं है, ये अपने अपने क्षेत्र में सुप्रीम है, लेकिन ये तीनों अपने क्षेत्र में सुप्रीम है, लेकिन अल्टीमेटली संविधान सुप्रीम है। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है
अगर महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र असेंबली के प्रति अकाउंटेबल रहेगी, मान लीजिए कल जो विधायक आए हैं शिवसेना के और एनसीपी के, वो बीजेपी को छोड़ के वापस चले जाएं, इसका मतलब यह हुआ कि महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी का बहुमत कम हो जाएगा, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ठीक से काम ना करे, तो जो बीजेपी के एमएलएज हैं, जो महाराष्ट्र असेंबली के एमएलएज हैं, वो सरकार के खिलाफ ले आएंगे अविश्वास प्रस्ताव कि हम एमएलए हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हम देख रहे हैं कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करेगी तो लेजिस्लेचर है वो उनको क्वेश्चन करेगी, और क्वेश्चन करने का जो हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है अविश्वास प्रस्ताव। हमें आपके कार्य से एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए आपके खिलाफ लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अगर अविश्वास प्रस्ताव उस हाउस में पास हो गया, इसका मतलब उस राज्य के एमएलए उस सरकार को उस राज्य में चाहते नहीं है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए एग्जीक्यूटिव ठीक से काम नहीं करेगा तो लेजिस्लेचर कंट्रोल कर लेगा। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है जो गलत है तो जुडिशरी बोलेगी आपका कानून गलत है, आपके कानून को रद्द किया जाता है। या जजेस ने कोई गड़बड़ कर दी तो जजेस के खिलाफ पार्लियामेंट में क्या आ जाएगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन, दैट इज इंपीचमेंट मोशन आ जाएगा। इसलिए तीनों एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन इतना कंट्रोल नहीं है कि तीनों एक दूसरे को धराशायी कर दें। चेक्स एंड बैलेंसेस में काम करते हैं। अल्टीमेटली देयर पावर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए सब कोई इनमें ऊपर नहीं है, बस संविधान सर्वोपरि है, इतना समझ लीजिए। ये बात समझ में आ गई? नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस, नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली बात आपके समझ में अभी नहीं आएगी। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो बात अलग है। जब तक मैं पार्लियामेंट में नहीं आ जाऊंगा तब तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी वो बात। अभी बस मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए, अगर सरकारें ठीक से ना काम नहीं करती हैं तो लोगों द्वारा भेजे गए नुमाइंदे, जिनको हम एमपी एमएलए कहते हैं, वो लोगों के बिहाफ पर अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं हाउस में। अगर वो पास हो गया सरकार के खिलाफ, इसका मतलब सरकार के पास बहुमत हाउस में नहीं है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये क्या है? ये चेक्स एंड बैलेंस है। मतलब legislature is keeping an eye on the government whether government is working properly or not. संविधान establishes an independent judiciary with power of judicial review। आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, हमारा संविधान एक, मैंने क्या बोला, जुडिशरी एस्टेब्लिश नहीं करता, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एस्टेब्लिश करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद ए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इंडिपेंडेंट का मतलब जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट येट वर्क्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी सारी पावर संविधान से निकलती है। वो एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम नहीं करता, लेजिस्लेचर के अंडर में काम नहीं करता, वो अपने डोमेन में इंडिपेंडेंट है। एक तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, दूसरा उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। दैट इज एनी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इफ नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन shall be held as null and void। समझ लीजिए, सरकार ने कोई एक्शन लिया, मान लीजिए भारत सरकार कल मितई ट्राइब के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दे देती है। भारत सरकार कल मितई ट्राइब्स के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दे देती है, और मितई ट्राइब के लोगों को जैसे ही एसटी स्टेटस मिलेगा, उनके मणिपुर में बहुत सारे अधिकार आ जाएंगे, और हो सकता है कुकी ट्राइब के लोगों के अधिकार कम पड़ने लगे। मान लीजिए ऐसा हो जाता है। अब सरकार के इस एक्शन को, जिससे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दे देंगे मितई ट्राइब के लोगों को, हो सकता है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर देगा, वो बोलेगा आपका ये जो प्लान है, आपकी जो ये पॉलिसी है, ये संविधान के अनुसार नहीं है हमारे हिसाब से, इसलिए आपका ये आदेश रद्द किया जाता है क्योंकि ये संविधान के अनुसार नहीं है। इसलिए सरकार का कोई एक्शन, सरकार किसी को उठा के जेल में बंद कर दे बेवजह और सरकार ये ना प्रूव कर पाए कि इसने कोई क्राइम किया है, और किसी को बंद कर दिया, उसका कोई भी व्यक्ति कोर्ट चला जाए, बोले मेरे व्यक्ति को बंद किया गया है जबकि इसके खिलाफ कोई क्राइम सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो कोर्ट तुरंत बोलेगा सरकार को आप तुरंत इस व्यक्ति को रिहा कीजिए क्योंकि आप अभी तक चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पाए, हमको लगता है आपके पास कोई बुनियादी केस नहीं है। इसलिए एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जो गलत कानून है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वो सरकार के किसी भी एक्शन को या पार्लियामेंट्री किसी भी लॉ को चेक कर ही लेगा, ये नहीं मैं कह रहा हूं, कर सकने की ताकत रखता है। उसे लगता है कि संविधान की सोच के अनुसार नहीं है तो उसे वो नल एंड वॉइड का मतलब जीरो करार कर देगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट तो है ही, उसके पास एक बहुत बड़ी पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू की ही पावर है कि सरकार और पार्लियामेंट हद में रहते हैं। सरकार एंड पार्लियामेंट बेसिकली कैसी बॉडी हैं? ये तो राजनीतिक बॉडीज हैं, ये तो इलेक्शन लड़के आते हैं, इनका उद्देश्य तो अपने पॉलिटिकल फंक्शन मोटिव को आगे करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए इनको नियंत्रण में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कहलाती है जुडिशियल रिव्यू की पावर। जब तक ये हदों में काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट शांत बैठेगा। जहां ये संवैधानिक हदों के पार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान लेकर इनकी हरकतों को या इनके एक्शंस को रोकने की आदेश दे देता है, उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हुआ करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फंडामेंटल राइट्स with remedies in case of their violations। अब बहुत ध्यान से समझिए, हमारा संविधान हमको देता है फंडामेंटल राइट्स। अब समझिए, आप बोलेंगे सर क्या फंडामेंटल राइट्स इकलौते राइट्स हैं? तो मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल राइट्स कुछ राइट्स हैं। हमारे संविधान हमको बहुत अधिकार देता है, उन अधिकारों में वो अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट द ओनली राइट्स, दीज आर सम ऑफ द मैनी राइट्स व्हिच आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है उनको कहते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारे सिर्फ अधिकार नहीं है, उसके बाद बहुत सारे अधिकार हैं। सबसे इंपॉर्टेंट को संविधान ने स्पेशल दर्जा दिया है, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। एक तो मुझे मेरे संविधान से फंडामेंटल राइट मिले, साथ साथ ये भी कहता है संविधान कि मान लीजिए आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन होने लगे, उनका इन्फ्रिंजमेंट होने लगे, उनका वायलेशन होने लगे, तो कोर्ट बैठा है आपके फंडामेंटल राइट वापस दिलवाने के लिए। तो मुझको संविधान सिर्फ फंडामेंटल राइट भर ही नहीं देता, मुझको फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते तो उनको दुरुस्त कराने का अधिकार भी देता है। आई हैव ए फंडामेंटल राइट्स, इफ माई फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड I can go to the court of law to have remedy because I will say मेरे व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया है जबकि उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, तुरंत मुझको न्याय दिया जाए, मेरे व्यक्ति को छोड़ा जाए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये बेबुनियाद केस है तो उसने क्या कर दिया, रेमेडी दे दी। रेमेडी क्या दी? रेमेडी ये दे दी कि राइट टू फ्रीडम इज ए फंडामेंटल राइट, राइट टू लिबर्टी इज ए फंडामेंटल राइट, और आपने उसको जेल में बंद कर रखा है बेवजह, तो उसकी लिबर्टी का हनन हो गया। हम तुरंत आपको आदेश देते हैं कि इसको रिहा किया जाए। तो मेरे पास अधिकार होना तो एक बात, अधिकार होने से ज्यादा बड़ा अधिकार, अधिकारों को अगर वायलेट होते हैं तो उसकी दवा मिल जाना, उसकी रेमेडी मिल जाना, उससे बड़ी बात होती है। अधिकार देना बहुत छोटी सी बात है, अधिकार मेरे पास हमेशा बने रहे, उनका हनन ना हो, इन्फ्रिंजमेंट ना हो, वो ज्यादा बड़ा अधिकार होता है। तो हमारे पास अधिकार बचाने का भी अधिकार फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 में या आर्टिकल 226 में मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा या मेरे बिहाफ पे कोई भी चला जाएगा कि साहब मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, इसको तुरंत रीइंस्टेट किया जाए, रिस्टोर किया जाए। दीज आर फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट की डिटेल्स, ये बात हम फर्दर एक और जो फंडामेंटल राइट आएगा उसमें करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ कुमारी पद्मा, जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना या सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का अधिकार है। जुडिशरी सेंट्रल सब्जेक्ट है। कहां पर है?
यूनियन लिस्ट में है, इसका मतलब जुडिशरी पे जो भी कानून बनेगा कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। तो जितने भी लॉ बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के वो पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उससे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स जा रही हैं जो संविधान के अनुसार सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को खारिज कर देगा, जुडिशियल रिव्यू करके बोलेगा आपने ऐसा कानून पास किया है जिससे सुप्रीम कोर्ट की पावर कम हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट की पावर कम नहीं हो सकती क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो पार्लियामेंट रेगुलेट करता है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन ऐसा रेगुलेशन नहीं बना सकता जो सुप्रीम कोर्ट के उद्देश्य के अगेंस्ट चला जाए। ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही खिलाफ किए गए काम को रद्द कर देगा बाई होल्डिंग जुडिशियल रिव्यू। गॉट माई पॉइंट? चलिए ठीक, आज यहीं पे हैं, कल होगी मुलाकात, अगले लेक्चर में आपसे बात की जाएगी। कल पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम, क्या होता है फेडरल सिस्टम, उसके 2-4 इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, समझ के लिए। छोटा सा टॉपिक है, 10-12-15 मिनट का, उसके बाद हम फिर फर्दर टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ पॉलिटी समझ में आई नहीं आई ये बताइए, टेल मी। जो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स में पॉलिटी के बता रहा हूं आपके समझ में आए? चलिए ठीक, आपकी जो भी क्वेरीज हो कल बताइएगा, कल इनको देखेंगे, और जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस होगी आपके सारे फंडामेंटल क्लियर होते जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी आपको। ये जो आपके डाउट इस समय उठ रहे हैं ये इसलिए उठ रहे हैं कि अभी आपने बहुत चीज जानी नहीं है, तो जब उसका टॉपिक आएगा आराम से बहुत स्मूथली क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, चलिए थैंक यू वेरी मच, कल होगी मुलाकात।